रिजल्ट 2021 में मैं हूं नरेंद्र वर्मा और लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। बंगाल हो, केरल हो या फिर असम हो, तमिलनाडु हो, लगातार पुडुचेरी के लगातार 5 राज्यों की सुपर संडे अगर कहा जाए, आज का सुपर संडे है। आज इलेक्शन रिजल्ट आज आ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव जो हुए थे उसमें इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं। बंगाल की बात करें तो 289 सीटों पे 292 के जो रुझान है वो आ गए हैं। टीएमसी 176 पे आगे चल रही है, बीजेपी 108 पे, और अन्य जो है चाहे लेफ्ट हो या और जो अन्य पार्टियां हों उनको वहां पर कोई भी सीट पे बढ़त बनाते हुए नहीं दिख रहे। तमिलनाडु की बात करें तो 233 सीटों में से 234 के रुझान आ गए हैं। एडीएम के 88, डीएम के 141, अन्य जो है जो 4 पे बढ़त बनाए हुए हैं। साथ में केरल की बात करें तो 140 में 140 सीटों के जो रुझान है वो आ गए हैं। वहाँ पर कांग्रेस फिर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 91 सीटों पे लेफ्ट आगे है कांग्रेस, 47 सीटों पे, 2 अन्य जो पार्टियां हैं वो अन्य पे हैं। साथ साथ में लगातार असम की बात कर रहे हैं। असम में बीजेपी फिर से यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है। 78 सीटों पे बीजेपी और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 38 पे। अभी एक बहुत कहना चाहिए बड़ी खबर आ रही है। हम जो आपको ये स्क्रीन पे भीड़ दिखा रहे हैं, ये भीड़ है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और ये भीड़ वहीं की हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी जो नतीजे हैं आज पंचायत चुनाव के वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़, और ये वो भीड़ है जो कोरोना फैलाएगी। ये वो भीड़ है जो चिंता का विषय बनने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए। देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग जुटे हैं। आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं पंचायत चुनाव के उत्तर प्रदेश के, और आप ये भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। वहां पर लोग एक दूसरे से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कई लोग हैं जो मास्क लगाए हैं, लेकिन उसी भीड़ में कई लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। देख सकते हैं आप ये भीड़ जो है वो पोल खोल रही है चुनाव आयोग की। जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती हुई ये भीड़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वो भीड़ है जो कोरोना फैलाएगी। ये वो भीड़ है जो उत्तर प्रदेश में फिर से मुसीबत बढ़ा सकती है सरकार की। ये भीड़ आप देख रहे हैं लगातार हमारी स्क्रीन पर, स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहा है। ये भीड़ आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उन्हीं नतीजों के बीच में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये भीड़, इसको क्या कहें, जन जागरूकता की कमी है। हालांकि ऐसे माहौल में ये 5 राज्यों के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हैं जो हो रहे हैं, उसके बीच में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। इनको सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता नहीं है, इनको चिंता है चुनाव परिणाम की, इनको चिंता है चुनाव की, इनको चिंता है अपने प्रत्याशी की। लेकिन इनको ये चिंता नहीं है कि देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है, देश के हालात क्या हैं। हजारों लोग काल के गाल में समाये जा रहे हैं। कहना चाहिए कब्रिस्तानों में, शमशानों में जगह नहीं बच रही है, 100 पटे पड़े हैं, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो भीड़, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो भीड़ आप देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आने वाला है और आज चुनाव परिणाम के बीच में ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की धज्जियां उड़ाई जा रही। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर अखिल सिद्दीकी जुड़े हैं। अखिल जी, ये कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भयावह माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीने के लिए, सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं, उस बीच में इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अखिल जी देखिए नरेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कहा आपने। जिस तरह ये तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लापरवाही, इतनी ज्यादा भीड़ जहां पर काउंटिंग स्थल है वहां के बाहर सुबह से लगी हुई है और प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं, वो उनको हटा नहीं पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की है। इसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तर्क दिया था और सख्ती की थी सरकार के खिलाफ कि हम पंचायत चुनाव के नतीजे टाल दिए जाएं।
काउंटिंग टाल दीजिए, लेकिन नहीं टाला गया। उन्होंने तर्क दिया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, कर्फ्यू रहेगा। सबसे बड़ी बात बताया कि जब कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है, उसके बावजूद इतने लोग सड़कों पर कैसे आ गए? जब एक प्रत्याशी के साथ 5 ही लोग अंदर जा सकते थे, वो की एनसीपी पीसीआर की जब रिपोर्ट आएगी उनकी निगेटिव तब जा सकते हैं। ऐसे में अब कैसे ये अंदाजा लगाया जाए कि इसमें कोई पॉजिटिव है कि नहीं है, निगेटिव ही है सारे लोग। तो ऐसे में ये साफ तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनाव आयोग की पोल खोल रही है। बिल्कुल चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं अकील जी। और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई थी और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे सभी राज्य सरकारों को, लेकिन ये तस्वीरें तो मतलब कहना चाहिए कि ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर खराब कर सकती हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो सकता है इन तस्वीरों के चलते। ये पुलिस प्रशासन है कहाँ ऐसे समय में? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन है कहाँ, पुलिस है कहाँ? जब कहा था प्रशासन ने कि हम सख्ती से पालन कराएंगे, यार ये हाथरस की इतनी भीड़ की तस्वीर तो सामने आई है, इसके साथ साथ जालौन में भी आई है। तो यहाँ की प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसमें तो एफआईआर तुरंत पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग ने कहा था, सारे दावे किए थे कि हम एक भी आदमी सड़क पर नहीं दिखेगा। यहाँ तो पूरा मजमा है, एक जनसभा के जैसे लोग वहां पर मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी चूक कैसे गांव से वो शहर तक आ गए? कैसे वो गांव के जो पंचायत चुनाव जहां पर मतगणना हो रहा वहां कैसे पहुंच गए? रोड पे इतनी भारी भरकम पुलिस है, मिलिट्री भी है और पीएससी भी लगाई गई है, उसके बावजूद इतने लोग कैसे पहुंच गए? सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पोल इस तरह खुल रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू होने के बावजूद इतने लोग सड़क पर। ये कहने की कोरोना बम दिख रहा है, इसका नतीजा बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही भयंकर होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे झेलेगी। कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखने के बाद देश की जनता सरकार को माफ नहीं करेगी कि जिस तरह उन्होंने दावे किए थे कि पंचायत चुनाव में हम सख्ती का पालन कराएंगे और उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मर रहे हैं, सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, एक बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है और उसके बावजूद इनको कहीं ना कहीं डर नहीं है। या तो ये जागरूक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आती है कि गांव में कम पढ़े लिखे वो लोग होते, लेकिन अब का जो 21वीं सदी है उसमें कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आ रही है तो कहीं ना कहीं भयावह। बिल्कुल अखिल जी, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें आ रही हैं निश्चित चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि भाई प्रशासन को भी सख्त आदेश चुनाव आयोग ने दिए थे और प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि इस तरीके की भीड़ इकट्ठी ना होने दें। क्या ये तस्वीरें यूपी की कहने से भयावह तस्वीर पेश कर रही हैं? और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल में बहुत गंभीर होने की हमें जरूरत है। ऐसे समय में ये मतगणना आज हो रही है और कहना चाहिए कि आज चुनाव सुपर संडे देश के लिए कि ये राजनीति का सुपर संडे माना जाना चाहिए। किसी के चेहरे पे हंसी होगी तो किसी के चेहरे पे गम होगा, लेकिन ये तस्वीरें सबके चेहरे पे गम लाने वाली तस्वीरें अकेली। और इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि डर लोग रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन ये लोग जो हैं इनको कहीं डर नहीं लग रहा है। या पुलिस प्रशासन कहाँ है? ये क्या हमारे संवाददाता ने ये तस्वीर भेजी है। अखिल जी, क्या हमारी बात हुई है किसी अधिकारी से कि भाई ये हाथरस हो या जालौन हो, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, किसी जिम्मेवार व्यक्ति से बात हुई है क्या हमारी? देखिए, निश्चित तौर पे हम संपर्क करने की कोशिश हाथरस में भी की है। हमारे संवाददाता जो उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर प्रशासन और फोर्स लगी हुई है। लेकिन अगर प्रशासन और फोर्स लगी हुई है तो उसके बावजूद ये भीड़ कहाँ है? ये तस्वीर जो सामने आ रही है उन्हें हटा पाने में कामयाब नहीं हो पा रही पुलिस। वहां पर तो पुलिस ही नहीं पहुंची। पुलिस के कितनी भी कोशिश कर ले प्रशासन, मोदी या योगी कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की अगर तस्वीरें आएंगी, अगर प्रशासनिक चूक की इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो क्या हालात सुधरेंगे? बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। कैसे सुधर सकते? आप देखिए कि इतनी हालात खराब है। राजधानी लखनऊ के साथ साथ 10 जिले ऐसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गांव में 15 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद इनके दिलों में डर नहीं है। ये जानते हैं कि कोरोना की स्थिति बड़ी खराब है। अब गांव में भी मुश्किल हो गया है, उन शहरों में मुश्किल हो गई है कि स्वास्थ्य सेवा ठीक से मिल पाए। उसके बावजूद लोगों को प्रधानी का चुनाव पड़ा है। साफ तौर पे कहने की जरूरत है कि अगर प्रधान कोई जीतता है तो 5 लोग अंदर वो जीत के घर आएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग इतने ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा है। अगर नरेंद्र जी से दूसरी नजर से देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव हुए हैं, जिस तरह मतदान हुए हैं उससे लाठीचार्ज, बवाल, हिंसा जो हुए हैं आपसी तनाव को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग को डर होता है कि अंदर कहीं जीत रहे हो प्रधान और सर्टिफिकेट दूसरे को दिला दिया जाता है। ये हमेशा देखने को मिला है। जब सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो प्रधान की काउंटिंग होती है, उसके बाद प्रधान
जो ए प्रधान बनता है उसके बाद कुछ देर बाद उसे कहा जाता है बैठिए भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसके बावजूद दूसरे आदमी को बता अखिल जी देता है आप कि बने आपको रहिए हमारे है। साथ धर्मेंद्र सोलंकी समाजवादी पार्टी से, अफरोज आलम आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। अब अखिल जी आप अपनी बात पूरी करिए। और अखिल जी एक बड़ी बात यहाँ पे कि आज चूंकि परिणाम आने वाले हैं, पंचायत चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं जिम्मेवार व्यक्तियों को सोचने पे मजबूर कर देंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, हम लगातार उन पे बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी या लगातार जो मौतें हो रही थी। आपने भयावह तस्वीरें लखनऊ से हमें भेजी थी, जो कितनी सारी चिताएं वहां पर जलती हुई नजर आ रही थी। निश्चय अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है ऐसी तस्वीरें। लगातार जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। धर्मेंद्र सोलंकी जी, ये जो इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं हाथरस में, जो मतगणना स्थल के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कई व्यक्तियों के मुंह पे मास्क भी नहीं है। आखिरकार ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये चुनाव के चक्कर में बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में श्मशान बना दिया। इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी केसेस जा रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, और प्रशासन कहीं भी इस मामले में गंभीर नहीं है। उसे केवल कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। आज जो पंचायत का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, अभी पंचायत चुनाव के मतगणना के पहले इन लोगों ने कहा था, एक शासन से आदेश आया कि ये जांच होने के बाद जिसकी जांच हो जाएगी। लेकिन सोलंकी जी ये कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी पार्टी के भी लोग नहीं है? आपकी पार्टी के भी लोग हो सकते हैं वहां पे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मद्रास की हाई कोर्ट ने जब जुडिशली आपके खिलाफ ये आए, चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव हो रहा है अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और इस परिस्थितियों में आप जान रहे हैं सरकार आपकी है, शासन सत्ता आपके हाथ में है, आप किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। आप सुन किसका रहे हैं? सरकार किसी की नहीं सुन रही है, जो मर्जी वो उनका आदेश हो रहा है, जो मर्जी वो फरमान हो रहा है। आप देखिए, जो एजेंट बनाने के लिए लोगों ने आदेश जारी किया कि आपका बिना टेस्ट हुए एजेंट बनेगा नहीं। जिन जिन जगहों पे ये टेस्ट होने के लिए इन्होंने नामित किया था, जिन जिन सेंटरों को, वहाँ इतनी गैदरिंग आपके टीवी स्क्रीन पे भी देखने को मिला था। तमाम न्यूज चैनल के लोग दिखा रहे थे, आदमी पे आदमी चढ़ा जा रहा था। 70% लोगों के मुंह पे मास्क नहीं था। ये बीमारियों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। और आज जो कंडीशन है इस कोरोना काल में, पूरा देश जहाँ इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, हम तो काउंटिंग रुकवाने के लिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अभी ये काउंटिंग को रुकवा दिया जाए जब तक ये कंडीशन साफ नहीं हो जाता है, जब तक ये स्थिति थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब देश के लोग अभी त्राही कर रहे हैं। मैं चूंकि समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमेशा अपने गीतों से समाज की अच्छाई बुराई को आम जनता के बीच में रखने का काम करता हूँ। आज ये स्थितियां, एक लाइन में आपको सुना देना चाहता हूँ। ऑक्सीजन और बेड नहीं है, ऑक्सीजन और बेड नहीं है, ये कैसा है सिस्टम समझ में न आ रहा है, समझ में न आ रहा है। ऑक्सीजन और बेड नहीं है, ये कैसा है सिस्टम समझ में न आ रहा है। सिस्टम चलाने वालों, क्योंकि अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, सरकार के नाम को हटा के सरकार के जगह सिस्टम लगाया जा रहा। सिस्टम चलाने वालों, आकर के देखो तू जमीन पे, सिस्टम चलाने वालों आकर के देखो तुम जमीन पे। अरे छोड़ो इधर उधर की बातें, नजर तू टिकाओ दीनहीन पे। त्राही त्राही मच गई है चारों ओर चिताएं जलती, समझ में न आ रहा है, समझ में न आ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान कि उत्तर प्रदेश में कोविड ना के बराबर है। आप बताइए, जब सरकारी पार्टी के एमएलए बलिया जनपद से एमएलए
तमाम एमएलए जो सरकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व सांसद है, उन लोगों ने सवाल खड़ा किया सरकार पे और उन लोगों ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से इस कोरोना काल में फेल साबित हो रही है। ये पूरा दुनिया देख रहा है, ये देश देख रहा है। बंगाल के चुनाव को ले लीजिए या जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, यूपी में पंचायत चुनाव हुए, हर जगह त्राही त्राही मची है। लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। इनको केवल किसी न किसी तरह से अपनी कुर्सी बच जाए, हम कुर्सी पर आसीन हो जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले। देखिए पॉलिटिकल आदमी हम धर्मेंद्र जी बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको, बीच में रोक रहा हूँ। लगातार बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो एक बड़ी खबर यह है, बंगाल में टीएमसी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। जो रुझान आ रहे हैं उसमें लगातार देख रहे हैं बहुमत का आंकड़ा टीएमसी पार कर गई है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों के पूरे रुझान आ गए हैं, जिसमें एडीएमके 92, डीएमके 139। अगर देखा जाए तो असम में फिर बीजेपी सरकार बना रही है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं 83 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। केरल की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। लेफ्ट 88 सीटों पर बढ़त बनाए है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ अफरोज आलम जी भी लगातार जुड़े हुए। अफरोज जी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देखा जाए तो वोटिंग के टाइम पे भी इस तरीके की जो चूक हुई थी, कहना चाहिए, या प्रशासनिक चूक हुई थी, जिसमें भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और आज जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे हाथरस हो चाहे जालौन हो, कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि इकट्ठे लाखों हजारों लोग मतगणना केंद्र के बाहर जुट गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक की मतगणना केंद्र की बात है, उससे पहले एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो साथ में अभी कोविड रिपोर्ट की बात हो रही थी कि जो अंदर जाएगा साथ में मतगणना के लिए, तो वहां पे भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले की रिपोर्ट के लिए कितनी मारामारी थी और कितना ज्यादा खतरा बढ़ा दिया था इन लोगों ने। अब अगर इस तरह की चीजें प्रशासन नहीं रोक पा रहा है और गाइडलाइन जारी करता चला जा रहा है और उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो इसके तो पूरी तरह से फेलियर है। उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेलियर। योगी जी खुद क्वारंटाइन थे, आज अब वो ठीक है निगेटिव हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो निगेटिविटी उनके दिमाग से भी नहीं निकल पा रही है, कि उनके बस की बात नहीं है। आप ये देखिए ना कि 2019 का जो गोरखपुर का कांड हुआ था, ऑक्सीजन कांड हुआ था, उस ऑक्सीजन कांड की वजह से कितनी तू-तू हुई थी। उसके बाद भी सबक नहीं लिया इन्होंने। आपदा प्रबंधन का जो उनका एक ये विभाग है जो इस तरह के डिजास्टर में काम करता है, उसका कोई भी अधिकारी जवाबदेह नहीं है अभी तक कि कोई भी कैमरे के सामने आके, मीडिया के सामने आके उसने ये नहीं बताया कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। सिर्फ रोज नई गाइडलाइंस देते हैं, उन गाइडलाइंस का पालन ही नहीं हो पा रहा है किसी तरह से। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप उसको रीड करेंगे, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के मुखिया हो, और मुखिया ही अगर सामने नहीं आएगा, ना वो किसी तरह की आश्वासन देगा जनता को, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी के पास कोई गाइडलाइन सही तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही, तो लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आपको सख्ती से पालन कराना चाहिए था। आप अभी ये देख लीजिए कि 2 मई तक की आपने वेट किया है। आप पूरी तरीके से, हम तो कह रहे थे कि ये चुनाव को तुरंत रद्द कर देना चाहिए था, लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाना चाहिए था 1 महीने का। मेरी ये अपनी पर्सनल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं कि लॉकडाउन तुरंत लगाना चाहिए था और सारी चीजें बिल्कुल रोक देनी चाहिए थी इन्होंने। लेकिन ये अपने फायदे के लिए सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मैनेज की हैं, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है। और ये आज के दिन के जो ब्लास्ट होंगे, जो जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कासगंज है या जो भी आपने नाम लिए हैं जगहों के, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, ये घटना कोई मामूली चीजें नहीं है। ये एक पहल, अभी यहाँ से नई वेव की शुरुआत अब आप देखेंगे आने वाले 5 से 7 दिनों में देखेंगे कि यूपी की कोरोना की जो रेशियो बढ़ने जा रहा है पॉजिटिव का, बहुत ज्यादा आंकड़ा होने वाला है। ये बहुत डरावना है। मैं ये मांग करता हूं कि राज्यपाल महोदया से कि तुरंत उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से फेलियर है सारी चीजों में, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो या कानून व्यवस्था हो, किसी भी तरीके से कुछ भी उनको अनुभव नहीं है। योगी लगातार हमारे स्टेट एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़े हैं। अकील जी, अभी अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो लगता है अकील जी का संपर्क हमसे टूट गया है। धर्मेंद्र जी, लगातार आपसे बात हो रही थी। धर्मेंद्र जी, ये जो तस्वीरें हैं या फिर चुनाव परिणामों की बात की जाए तो अभी क्या रुझान आ रहे हैं पंचायत चुनाव के? देखिए, पंचायत चुनाव के रुझाने क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा। अभी टेलीविजन स्क्रीन पे तो केवल चल रहा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो आ रहे हैं। लेकिन
कहीं न कहीं मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ जी कि ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव नहीं होने चाहिए थे। जी आम जनता की भलाई के लिए, आम जनमानस के सेहत को देखते हुए, आम लोगों का जो कंडीशन है, आज पूरा भारत यात्रा कर रहा है। मैं आपसे बताऊं, इतनी बड़ी शर्मनाक बात, जौनपुर में एक हॉस्पिटल के बाहर एक मरीज छटपटा रहा था ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक, नाम जिसका विक्की अग्रहरी है, उसने प्राइवेट एम्बुलेंस से निकाल कर ऑक्सीजन और उस मरीज को दिया, मरीज को ऑक्सीजन लगाया, और आज कंडीशन ये है कि उस विक्की अग्रहरी के ऊपर मुकदमा हो गया। अब आप बताइए, जनता जाए तो कहाँ? मानवता क्या इतनी भी आदमी की इंसानियत, जो लोग शासन में है, सत्ता में, उनके अंदर थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि नहीं है? उनका जमीर थोड़ा सा भी जगेगा कि नहीं जगेगा? आज जो ये चीजें हो रही है काउंटिंग। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में नवीन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं बंगाल से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, आप तक आवाज आ रही है? नवीन जी, अगर बात की जाए, अभी रुझानों की बात की जाए, तो टीएमसी बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? नवीन जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट कर आ रही है। नवीन जी, शायद आप जी नवीन जी, राउंड खत्म होने वाली है, अभी अब बहुत सारी राउंड बाकी है। जी जी, अब आराम से, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं है जी। आराम से हम सरकार की तरफ बढ़ेंगे और बंगाल में हम 148 क्रॉस करेंगे। 140 का हमारी बहुमत की रेखा है, हम उसको क्रॉस करके मजबूत सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। नवीन जी, जैसे कि लगातार कह रहे थे कि बड़ा एम फैक्टर चल रहा है बंगाल में, मोदी, मथुआ, मुस्लिम और महिला, लेकिन अगर अभी जो सुबह से आंकड़े आ रहे थे उसमें बड़ी तेजी से फाइट हो रही थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से बहुत तेजी से फाइट कर रही थी, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें क्या कहेंगे आप? अभी कितने राउंड का? अभी भी बहुत रुझान बाकी है और बहुत मजबूत फाइट है जी। अभी भी हम आश्वस्त है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आएगी। हमारा 148 का जो आंकड़ा है बहुमत का, उस आंकड़ा को हम क्रॉस करके मजबूत सरकार पश्चिम बंगाल को देंगे। नवीन जी, लगातार जैसे कि कहा जा रहा था कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है, जो 1.5% वोटिंग पर कम हुई है वहाँ पर, तो क्या ये किसके लिए मतलब घातक, क्या ये टीएमसी के लिए घातक हो सकता है? क्योंकि जहाँ पर या तो वोटिंग ज़्यादा होती है तो दो तरीके के होते हैं, या तो फिर सत्ता पक्ष के विरोध में होती है, सत्ता पक्ष के पक्ष में वोटिंग होती है, लेकिन इस बार कहा जाए कि 3 सीटों से डायरेक्ट 100 सीटों पे आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक बड़ी बात ये भी है कि आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़त बनाई है इस पूरे चुनाव में, वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि जिस तरीके से ताकत भी झोंकी थी आप लोगों ने, वो ताकत आपकी मेहनत बंगाल में दिख रही है, लेकिन अगर बहुमत की बात की जाए तो बहुमत के आंकड़े से अभी पार्टी दूर है। क्या मानेंगे, आपकी ये शुरुआती रुझान है, आपकी सरकार बन रही है? देखिए, बिल्कुल शुरुआती रुझान है, और जो मिट्टी है इस के आसपास देख रहे हैं, समझना चाहिए 3 से 100 पे हम 3 से 100 के आसपास है, और आंकड़ा अभी भी 48 का है। कितनी सीटें ला सकती है नवीन जी भाजपा? अभी कितनी सीटों पे कहना चाहिए कि बढ़त बना आगे? भारतीय जनता पार्टी बहुमत की 148 जो हमारा बहुमत आंकड़ा, उसको हम क्रॉस करके अपनी मजबूत सरकार देंगे पश्चिम बंगाल को। तीसरे राउंड की खत्म, चौथे राउंड में चल रहे हैं। हाँ, निश्चित में ये कहा जा सकता है कि छठे 17 राउंड में जो कोरोना का एक बहुत महामारी जो पश्चिम बंगाल में मजबूत से फैल रही थी, उससे निश्चित तौर पर हमको ये लगता है कि मतदाताओं को जो वोटिंग करना था तो कम मतदाता आए हैं, उसमें हो सकता है कि मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 148 जो हमारा बहुमत का आंकड़ा, नवीन जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नंदीग्राम का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी, और उसमें कहा जाए जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप नंदीग्राम के बारे में? देखिए, नंदीग्राम में शुरू से ही बंगाल की जनता, आम नागरिकों का जो रुझान था, चाहे मीडिया जिसन से वो कर रही थी या जो जनता का वो सर्वे भी आ रहा था, उसमें हम लोग ये आश्वस्त है कि शुभेंदु अधिकारी मजबूत बहुमत से नंदीग्राम में जीतेंगे और मुख्यमंत्री जी को हार का सामना करना पड़ेगा वहाँ।
क्योंकि मुख्यमंत्री के विरोध में इसलिए वो चल रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से नंदीग्राम को धोखा दिया था, वो नंदीग्राम के जनता ने इस ढंग से मतदान करने का फैसला लिया। और इस वजह से मैं आश्वस्त करता हूँ कि नंदीग्राम में जो भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत स्थिति में है और वह चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, जैसे कि नवीन जी लगातार हम भी बात कर रहे थे और करीब 2 महीने से आप भी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, हमसे लगातार बात कर रहे हैं। नवीन जी, इस बार की अगर बात की जाए बंगाल में, कहना चाहिए कि अभी तक बंगाल के इतिहास में कोई भी पार्टी जो है बहुमत के साथ में आई है, और इस बार बीजेपी जिस तरीके से फाइट कर रही है, क्या मानना है आपका कि इस बार क्या जो सरकार है वो त्रिशंकु सरकार बनेगी? त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, वहाँ बहुत पश्चिम बंगाल में मजबूत सरकार आएगी और कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी। 148 का जो आंकड़ा बहुमत का है उसको हम निश्चित तौर पे देखिएगा 2-3 बजे तक हम उसको क्रॉस करेंगे। जी, अभी कहाँ की जो सीटें हैं जैसे कि जिसमें आप पिछड़ रहे हैं नवीन जी, कहना चाहिए जिस तरीके से जो अभी रुझान आ रहे हैं, और जो चरणों की जो काउंटिंग होगी उसमें किस तरीके से बीजेपी अपनी कहना चाहिए बढ़त बना सकती है? क्योंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए, देखिए कई आंकड़े आ रहे हैं अभी हमारे सामने, कई तरीके से चुनावी जो रुझान है वो आ रहे हैं। जैसे एक हिसाब से अगर कहा जाए तो सभी आंकड़ों को अगर देखा जाए नवीन जी, तो तृणमूल कांग्रेस अपना कहना चाहिए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। देखिए अर्बन में क्योंकि मतदाता है थोड़ा कम उतरी थे, निश्चित तौर पर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अर्बन इलाके में हमको लॉस दिख रहा है, लेकिन हम रूरल इलाके में बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आप नॉर्थ बंगाल के आंकड़ा को देखें, आसनसोल दुर्गापुर इलाके को देखें, पुरुलिया बांकुड़ा देखें, मिदनापुर इलाके को आप देखेंगे, या ये हावड़ा का रूरल देखेंगे, आप हुगली वगैरह का देखेंगे, आप जैसे ही देखिएगा 4-5वें राउंड खत्म होगी, हम उसमें बढ़त बनाएंगे बहुत मजबूती के साथ। नवीन जी, एक और बड़ी बात अच्छी देखी गई थी कि जिस समय कहना चाहिए कि इस बार अगर देखा जाए तो पूरे देश की जो नेता थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह के नेता बंगाल पहुंचे थे। और एक हिसाब से कहा जाए तो बंगाल की लड़ाई जो है वो मोदी वर्सेस ममता हो गई थी, दीदी वर्सेस दादा। वहां पे हालांकि ऐसे होर्डिंग भी लगे थे कि दीदी वर्सेस दादा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी दमखम तो अभी दिखा रही है नवीन जी, कहना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी और मोदी वाली बात नहीं थी, यहाँ विकास और विकास का एक मामला था। जनता ने इस मत अपने निश्चित तौर पर दिया है। आप 4-5वें राउंड को होने दीजिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा है 148, उसके एकदम करीब हम बहुत मजबूती से पहुंचेंगे। आपको 1-1.5-2 घंटे के अंदर में चीज दिख जाएगी इस पे। बिल्कुल नवीन जी, एक बात और एक अहम बात है, और इसको हम इस तरीके से भी कहें कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, इस पूरे चुनाव में अगर टीएमसी की तरफ से बड़ा चेहरा रही है तो ममता बनर्जी रही है, और ममता बनर्जी ने काफ़ी मेहनत भी की है। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी सरकार बना ले जाती हैं तो अपने आप में देश की बड़ी नेता बन जाएंगी वो। देखिए, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मजबूत सरकार देगी। तो मित्र आसाम में भी बोल रहे थे कि होगा, और आसाम में हमारी सरकार नहीं आ रही है, हम आसाम में बहुत मजबूत से आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख लेंगे ठीक उसी ढंग से पश्चिम बंगाल में 148 हमारा बहुमत का आंकड़ा, इनको हम क्रॉस करेंगे। 2-3 बजे तक आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हम सरकार पश्चिम बंगाल में। नवीन जी, जैसे कि लगातार जो एग्जिट पोल भी आए थे, एग्जिट पोल में भी ये सब बातें आ रही थी कि बंगाल में जो है वो कड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि 3 सीटों से 100 सीटों का आंकड़ा पार करना अपने आप में कहना चाहिए बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है आपको सीटें मिली हैं, बढ़त ही है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे प्लस में ही अभी चल रहे हैं, चाहे 100 सीटें हों या आप बहुमत का आंकड़ा पार करें। नवीन जी, हमारे साथ लगातार जो धर्मेंद्र सोलंकी समाजवादी पार्टी नेता उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, अफरोज आलम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं एक धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी, यूपी चुनाव की अगर बात की जाए तो इस तरीके की जो इस तरीके के आंकड़े लगातार आ रहे थे, लेकिन अगर धर्मेंद्र सोलंकी जी बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी पार्टियों से आग्रह किया, और कहना चाहिए आपके जया बच्चन वहां पहुंची भी थी। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस नजरिए से देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी, ये जो आंकड़े टेलीविजन के स्क्रीन पे आ रहे हैं जी, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पे विश्वास किया है। देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अब आम जनता जो जिस तरह संदेश दे रही है,
तो ममता बनर्जी इस बार फिर से बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। कारण ये है, देखिए धर्मेंद्र जी, उल्टी गिनती कैसे शुरुआत हो कई चुकी? पत्रकार- 3 सीटें थी उनके पास पिछली बार, 100 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है पार्टी। अगर मान लीजिए विपक्ष में भी आती है तो बड़ा सशक्त विपक्ष बन के बैठेंगे वो लोग वहां पे। मैं आपके बात से सहमत हूँ। आपने जो कहा 3 सीटों से 100 का आंकड़ा, अभी आपने तमाम लोगों से बात किया, लोग जो कह रहे थे मैं भी सुन रहा था, तो इंतजार करिए, अभी धीरे धीरे इनका जो ट्रिपल डिजिट है ये धीरे धीरे घटेगा और ममता बनर्जी जी की सीटें और बढ़ेंगी और सरकार ममता बनर्जी जी बंगाल में बनाने जा रहे हैं। जैसे वो लोग इंतजार करने के लिए कह रहे हैं तो इंतजार किया जाए, देखा जाए अंत तक। लेकिन ये तो श्योर है कि बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार बन रही है टीएमसी की। अफरोज जी, आप क्या कहेंगे बंगाल चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी बढ़त बना के चल रही है अभी, क्या कहेंगे, बहुमत के साथ सरकार बन रही है? देखिए, बहुमत के साथ सरकार बन रही है और टीएमसी की जो सीटें हैं बेसिकली मुझे तो लगा था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, टीएमसी की टीएमसी से ही लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कैंडिडेट को देखेंगे तो मैक्सिमम वो टूटे हुए हैं, सब टीएमसी से ही आए हुए लोग हैं। और दूसरी चीज इसमें फायदा जो हुआ है बीजेपी को, वो लेफ्ट और कांग्रेस की जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि आप रेशियो उठा के देखिए ना, लेफ्ट 0 पे है अभी भी आज की डेट में। कांग्रेस की भी एक सीट भी अभी तक की शुरुआती रुझान कह लीजिए वो, लेकिन लगभग स्थिति जो है थोड़ी साफ हो गई है। तो बीजेपी को जो फायदा हुआ है वो यही फायदा हुआ, इतना अमला लगाने के बाद, प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता जिन्होंने बंगाल में जाके धरना दे दिया पूरी तरीके से, और दीदी का जो रेशियो चला, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे टीएमसी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप आंकड़े देखिए, वो 92 पे अगर वो लीड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा किसी माने में पीछे नहीं है, 10-15 सीटों का फर्क है, जो भी आने वाले 1-2 घंटे में स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीजों से, चुनाव से ठीक है सारी चीजें, लेकिन चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद जो इस तरह की रैलियां हुई है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरह से कोरोना का बिल्कुल उसकी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री जी उसी तरह बंगाल पे ध्यान देंगे, चाहे अगर उनकी सरकार बन जाती है और या नहीं भी बनती है? तो ये जो उसके बाद रिएक्शन होगा, जो जनता को झेलना पड़ेगा, उसके बारे में जो मैं नवीन जी से पूछना चाह रहा था कि इसके बाद उनका वहां के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी या क्या आगे की सोच है वहां के बंगाल के लिए, ये बातें मैं उनके मुंह से जानना चाहता हूँ। नवीन जी जवाब दीजिए अफरोज आलम जी की बात का। देखिए, बिल्कुल अफरोज भाई जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा था। बिल्कुल मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 बजे के बाद 148 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे देखेंगे ये। लेकिन एक सबसे नई, एक और आपको चीज देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और वामपंथियों का गढ़ रहा है तीसरी फ्रंट जो इनकी है, जो सारी पार्टी जिस मंच पे है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, इन्होंने समर्थन निश्चित ममता बनर्जी को किया जरूर था, क्योंकि एक भी कैंडिडेट इनके नहीं थे। उनका पश्चिम बंगाल में सुपड़ा कंप्लीटली साफ हो गया है और पश्चिम बंगाल में जो रुझान देखने को मिल रहा है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में है। और रहा कोरोना में, तो पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी, उनकी प्रशासन, ममता बनर्जी उनकी प्रशासन और उनके जो डिपार्टमेंट थे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर खुद ही है, हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से कह ले, उनके स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से कह ले, ये सारे लोगों ने जिस ढंग से हाथ खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है, जनता के ऊपर सीधा ही इन्होंने छोड़ दिया था तृणमूल की सरकार ने। जो मुख्यमंत्री अभी तो आज तक तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री के लीडरशिप में पूरी की पूरी जनता के ऊपर ही छोड़ दिया था, सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर लिया था। वो तो धन्यवाद दीजिए केंद्र सरकार को कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में कम से कम एक वैक्सीन का जो काम है वो पश्चिम बंगाल में तेजी में चल रहा है, ताकि कम से कम आम जनता वैक्सीन से कम कुछ राहत में हो रही। हम तो अपनी केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं और अभी तक क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनको मजबूती से केंद्र सरकार से मिलकर कोरोना के रोकथाम के लिए आम जो नागरिक पश्चिम बंगाल के 9.5 करोड़ जो भी इस चपेट में आ रहे हो, उनके सुरक्षा के लिए चुनाव आएगी जाएगी, बिगड़ेगी, पार्टी बनेगी टूटेगी, सरकार आएगी जाएगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन जनता यही रहेगी, जनता को बचाना हमारा धर्म है। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, एक आपका प्रेडिक्शन बड़ा सटीक गया। अभी हम जो पिछली डिबेट में बात कर रहे थे,
असम की हम बात कर रहे थे। असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत की तरफ भाजपा है और कहना चाहिए फिर से वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये प्रेडिक्शन आपका बड़ा सटीक गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेकिन अगर बात की जाए केरल की बात की जाए तो वहाँ भी भाजपा की कहना चाहिए कि 3 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है केरल में। और पुडुचेरी की बात की जाए तो और वहाँ पे भी एनडीए 10 सीटों से आगे चल रहा है। तो नवीन जी क्या कहेंगे आप, बंगाल में आखिरकार पूरी ताकत लगाने के बाद कहाँ कमी रह गई कि बंगाल में ये जो अभी रुझान आ रहे हैं इसमें बीजेपी पिछड़ती दिख रही है? वर्मा जी, हम आसाम, पांडिचेरी और बंगाल तीनों में सरकार बनाएंगे। अंतिम रिजल्ट आने दीजिए, तीनों स्टेट में देखेंगे। केरला में बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की है। केरला में क्योंकि हम बहुत मजबूत नहीं स्थिति में है, हमने पूरी कोशिश की है। और तमिलनाडु में हमने पहले ही आपको इससे पहले डिबेट में मैंने कहा था कि तमिलनाडु और केरला में हमको लगता है कि हम पीछे हैं, लेकिन ये 3 स्टेट बड़ी मजबूती के साथ हम आगे रहेंगे। और पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडिचेरी, ये तीनों में हमारी सरकार बनेगी। 3 बजे के बाद देखेंगे 148 का जो बहुमत का आंकड़ा वो हम क्रॉस करेंगे पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, केरल में बड़ी ताकत लगाई राहुल गांधी ने, कहना चाहिए राहुल गांधी ने बड़ा समय दिया केरल में, फिर भी आप वहां पिछड़ रहे हैं लेफ्ट से। ब्रजेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश जी, फिर से पीसीआर से कहूंगा फिर से ब्रजेश जी को जोड़ें। नवीन जी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक मैं भी आपसे पूछ रहा था कि आपने असम के बारे में बड़ी टिप्पणी की थी और वो आपकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हुई है, कहना चाहिए। यहाँ पर जैसे लगातार कहा जा रहा था कि एनआरसी इफेक्ट माना जा सकता है जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है नवीन जी, लेकिन ये इफेक्ट काम नहीं कर पाया असम में इस बार। देखिए, हमारी जनता जो है वो विकास के नाम पे मदद दे रही है। जनता कुछ अलग मुद्दे पे नहीं जाती है। और आसाम में आपके पहले भी पूर्व के प्रवक्ता थे, मेरे ख्याल से पांडे की थोड़ी उस दिन हमारी बहस भी हो गई। ये ब्रजेश पांडे उस दिन वो राम पांडे थे, वो रविशंकर पांडे थे, ऐसा कुछ नाम था। राम पांडे जी थे, उनकी कुछ नाराजगी भी जबकि वो सीनियर लीडर है वो। मैंने उनको कहा था कि देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के झंडा बैनर से ही लोगों को नफरत हो गया है। कांग्रेस के झंडा बैनर से भी लोग दूर जा रहे हैं। आसाम में जिस ढंग से प्रोपेगेंडा फैलाया कांग्रेस के मित्रों ने, साथ साथ उनके जो अजमल जो उनके एक पार्टनर है वहाँ, उनके बेटे ने जिस ढंग से कहा वहाँ कि टोपी, दाढ़ी और लुंगी की सरकार, उसके वहाँ की जनता ने बड़ी सीरियस लिया है। और रोहिंग्या और जो घुसपैठिए थे, जिनको उठा करके कांग्रेसियों ने एक मतदाता के रूप में प्रयोग करने का जो कार्य किया था, वो पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने उसको असफल कर दिया था। 5 साल की जो हमारी सरकार है उससे बाहरी शक्तियों को हमने तोड़ दिया है। हम हिंदुस्तान के जो आम नागरिक हैं, आसाम के जो आम नागरिक हैं, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी हैं, उनकी रूपरेखा लेकर के हम विकास कर रहे थे। देखिए, पश्चिम आसाम के अंदर में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी लोग हो, आसामी जो, नॉन आसामी जो, बाहर के रहने वाले लोग हो, हम लोग सबको एक परिवार की तरह लेकर के समाजवाद को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोग वहाँ राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने विकास किया। सर्बानंद सोनोवाल जी मेरे बड़े अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं आसाम में। हमने घर घर तक जाकर के एक घर घर में हमने काम किया है। उसी का परिणाम है कि आसाम में एक मजबूत सरकार हमारी रिपीट हो रही है। और नवीन जी, आपको एक बड़ी खबर अभी आ रही है, कहें बता दें कि 108 करीब सीटों पर अब भाजपा बढ़त बनाए है पश्चिम बंगाल में। लगातार जो 100 के बाद आंकड़ा लगातार अब 160 सीटों पर 108 सीटों पर पहुंच गया, माफ़ी चाहूँगा। 108 सीटों पर भाजपा लगातार कुछ ही समय में कहना चाहिए 8 सीटों पर भाजपा आगे हो गई है। अब एक और नवीन जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि नवीन जी, नंदीग्राम बड़ा अहम माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है, ममता बनर्जी की ये कहना चाहिए इज्जत की बात वहाँ पर लगी हुई थी, दोनों प्रत्याशियों की इज्जत लगी थी। लगातार बढ़त बना रहे हैं शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर। हालांकि कहा जाता था कि टीएमसी का गढ़ माना जाता था वहाँ पर। शुभेंदु अधिकारी जब से भाजपा में आए हैं, कितनी अहम सीट है नंदीग्राम, नवीन जी जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो कि और प्रदेशों से दर्शक हैं, उनके लिए अहम जानकारी होगी नवीन जी। वर्मा जी, नंदीग्राम हम शुरू से बता रहे थे आपके चैनल पे, लगभग 1 महीने से हमारी डिस्कशन चल रही थी आपके चैनल पे जी। मैं हर एंकर के उसमें जवाब यही दे रहा था कि नंदीग्राम भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है जी। शुभेंदु अधिकारी जी ने वहाँ काम किया है। शुभेंदु अधिकारी का परिवार ने वहाँ कुर्बानी दी है। उस परिवार ने वहाँ वामपंथियों से लड़ा है और नंदीग्राम की आम जनता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
ममता बनर्जी का जो विनाशकारी नीति है। ब्रजेश जी दोबारा और जो जुड़ गए हैं प्रशासनिक- हमारे साथ, नवीन जी, ब्रजेश जी दोबारा जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जी। केरल की अगर बात की जाए, लगातार हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव की, और आज तो राजनीति का सुपर संडे है। ब्रजेश जी, केरल में कैसे पिछड़ गई कांग्रेस? बड़ा टाइम दिया है राहुल गांधी ने वहां पर, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत मानी जाती थी, क्या कारण है, क्यों पिछड़ रही है? जी ब्रजेश जी बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ब्रजेश जी बोलिए। हाँ बताएं, मेरा सवाल रिपीट करें एक बार प्लीज। ब्रजेश जी मेरा सवाल था कि केरल में लेफ्ट 89 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 46 पे, पिछड़ क्यों रहे हैं आप लोग केरल में? बड़ी मेहनत की है राहुल गांधी ने वहां पर। देखिए, ऐसा है कि केरल में लेफ्ट के हाथ में सत्ता थी। 83 सीटों के चुनाव पर जो केरल की राजनीति है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लें। केरल की राजनीति कुछ ऐसी है कि पूरे देश के अंदर केरल को पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी कहा जाता है, और वहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकतर राज्य रहा है। और चाहे वो आप अब तक देखिए, चुनाव के अंदर 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और केरल के अंदर, और 20 लोकसभा क्षेत्र है। एक आध इंडियन समुदाय के एंग्लो इंडियन को प्रेजेंस मिलता रहा है, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी अच्छी की। लेकिन आप देखिए कि 1973 में से लेकर के अब तक के जो चुनाव हुए हैं, जो केरल के अंदर 13 बार चुनाव हुए, उसमें हमने 12 मुख्यमंत्री केरल में, चाहे वो EMS नमुंद्री नपुंसरी पाठ के समय का बात रही है, जब चाहे अच्युतानंद जी के समय की बात रही है। तो केरल और आसाम तो ऐसे स्टेट रहे हैं कि इन दोनों स्टेटों ने हमेशा केंद्र के साथ जाना अपने को उचित समझा है। केंद्र में जब सरकार होती है, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय आसाम की जनता जो थी वो कांग्रेस के साथ। तो ये लोग सेंट्रल पॉलिसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करते, क्योंकि उनको पता है कि इनके स्टेट का विकास हमको केंद्र सरकार के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह से होता है, इसलिए वो सेंट्रल की पॉलिटिक्स से अपने को जुड़ा मानते हैं। इसीलिए आपको ये जो परिणाम रुझान दिख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज एक और, बंगाल में क्या स्थिति है? अगर माना जाए कि बंगाल में कांग्रेस की तो स्थिति बड़ी खराब लग रही है। देखिए, बंगाल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल में हमारे पास जो नेता थे, वो नेता पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे, प्रेमदास मुंशी साहब थे, सोमेन मित्रा जी समय तक थे। उसके बाद की जो स्थिति आई, और आपने देखा है कि बंगाल में 25 साल जो था ज्योति बसु जी का शासन था, उसके बाद विजय भट्टाचार्य के हाथ में सत्ता थी। दोनों ही जगह की अलग अलग वो रही हैं, तस्वीरें रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल के अंदर आज जो रुझान आ रहा है, वो उस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत से उनकी पूरी हाईटेक मशीनरी लगी हुई थी। तथा प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी कमान ले रखी थी। मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, और चाहे वो दुर्गापुर का इलाका रहा हो। अगर कहा जाए तो इतिहास में बंगाल में ऐसा पहला चुनाव है जो इतने कांटे की टक्कर चली है TMC और बीजेपी में, किसी पार्टी में, क्योंकि इसके पहले जितनी भी पार्टियों को मिला है तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। हाँ ठीक है, मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड सुनने कि देखिए क्या है कि बंगाल, क्योंकि मैं बंगाल में कोल इंडिया का मेंबर था, CIL का 10 साल में, तो बंगाल की एक कंस्टिट्यूएंसी मुझे पता है। वही मैं आपसे कह रहा था कि चाहे वो दुर्गापुर का इलाका हो, चाहे हावड़ा का इलाका रहा हो, चाहे आसनसोल का इलाका रहा हो, तकरीब हर इलाकों पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दिया था, साम दाम दंडभेद लगा दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो आपके टीवी स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है वो 96 सीटें हैं, और TMC वहाँ पर 192 सीटें पे। हम लोग तो कभी बंगाल में राज्य किए नहीं, हमारी आपसे आग्रह किए विनम्रता पूर्वक की 25 साल तो वहाँ लेफ्ट की सरकार थी, हम लेफ्ट के साथ इलेक्शन लड़े थे। ये बात अलग है कि परिणाम अच्छे नहीं है, और इसको बैठ करके पार्टी का इस पर विचार करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप अनुभव करें वर्मा साहब की, इस पूरे के पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उनके मुद्दे और उनका हाईटेक प्रचार तंत्र काम नहीं आया। लोगों ने लोकल
वो चुना, ममता दीदी को वोटिंग किया, और हम समझते हैं ये देश के प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम बंगाल पर कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाए। अच्छा, अगर ब्रजेश पांडे जी बात करें, जैसे कि आपको बंगाल की कहना चाहिए, आपने कहा कि बंगाल में आपने काम भी किया है, एक हिसाब से कहा जाए कि बंगाल 1969 में 69 से फरवरी 1969 से मार्च 1976 तक आपकी वहाँ पे सरकार रही। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, 1972 में आपकी सरकार रही। उसके बाद में अचानक से कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई कांग्रेस के लिए वहाँ पर। हाँ, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ममता दीदी हमारे यूथ कांग्रेस की वहाँ की अध्यक्ष रही हैं बंगाल की। मुझे भी यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया में प्रवक्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ था सुरजेवाला जी के समय। हमसे बहुत सीनियर नेता है, और जब मैं CIL का मेंबर था तो हम 2-3 बार उनसे मेरी चर्चाएं हुई, बात हुई, बैठकें भी हुई। हमने देखा कि वो जिस तरह की माँ मानुष रोटी की लड़ाई लड़ती हैं, वो लड़ाई वहाँ की जनता जनार्दन के दिल को छूने वाली बात होती है। 50 रुपए की हवाई चप्पल पहन के, 200 रुपए की साड़ी पहन के रेल मंत्री बनने के बाद भी मन चले जाते। बिल्कुल, उनकी ऑनेस्टी के लोग आज भी गाता गाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके परिवार पर करप्शन का आरोप लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी को खतरनाक साबित हुआ। हम समझते हैं कभी भी राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों से सबको बचना चाहिए। तुलसी मेरे राम को रीझ भयो न कीज, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा भी। तुलसीदास जी ने इस बात को अपनी चौपाई को जी। नवीन मिश्रा जी लगातार जुड़े हैं, ब्रजेश जी हमारे साथ में। नवीन मिश्रा भाजपा नेता हैं, बंगाल से जुड़े हैं हमारे साथ। नवीन जी, इस बार की अगर बात की जाए तो चुनाव बड़ा मुद्दों से कहीं भटक गया था, खेला हो गए, विकास हो गए। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी वहाँ पर। उसके बाद में अगर कहा जाए, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में आए, कई नेता जो TMC के हैं आपकी पार्टी में आए, और एक हिसाब से कहा जाए तो JP नड्डा हों या फिर कैलाश विजयवर्गीय हों या फिर नरोत्तम मिश्रा हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, काफ़ी समय दिया बंगाल में। ठीक है, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, लेकिन जिस रिजल्ट की आप लोगों ने कल्पना की थी, देखिए नवीन जी, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं रुझानों की बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकली अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट की देर है। और उसके बाद अगर रुझानों की बात की जाए तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं रुझानों में आप पिछड़ रहे हैं। देखिए वर्मा जी, हम कहीं नहीं पिछड़ रहे हैं। हमारी 3 सीट थी, हमारी मेहनत ने, हमारे नेताओं की मेहनत ने, हमारी केंद्र की योजनाओं ने हमको आज अभी 110 के आसपास में लाके भी खड़ा किया है जी। और मैं बार बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमारा जो बहुमत का आंकड़ा 148 है, वो 3-4 बजे तक 148 हम क्रॉस करेंगे जी। पश्चिम बंगाल में या केरला में जी। हमारे मित्र ब्रजेश से भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था, बहुत गंभीर बातें वो कर रहे थे जी। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता में करीब आजादी के 75 साल में करीब 55-56 साल सरकार में रही जी। और जिस ढंग से केरला हो या पश्चिम बंगाल हो, कांग्रेस ने जिस ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया वामपंथियों के सामने, आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी केरला में जाकर के वामफ्रंट के अगेंस्ट में बात कर रहे थे जी। और पश्चिम बंगाल में सोनिया जी का कार्यक्रम नहीं लगा, कोई बड़े उनके नेता नहीं आए। राहुल गांधी जी एक कार्यक्रम किए, फिर उसके बाद संजोग करना बहुत ज्यादा था तो एक उन्होंने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल किए या जो भी वर्चुअल उन्होंने अपनी रैलियां की जी। और ब्रजेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल आदरणीय प्रणब मुखर्जी थे, प्रधानमंत्री जी थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2019 के इलेक्शन के बाद में ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस जी। तो प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे रैंक के माने जाते हैं, वो अधीर चौधरी जी पश्चिम बंगाल से हैं। जी जी। एक्चुअली अधीर चौधरी जी और कांग्रेस की जो लीडरशिप पश्चिम बंगाल की है ना, इसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरकिनार करके वामपंथियों के हाथ में कंप्लीटली एक चाबी दे दिया और वो ये वही वामपंथी है जिसके रीजन में 34 साल में कम से कम 10,000 से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करके उनके खून से उनके मां को चावल सान करके खिलाया गया। आज ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेसियों ने जिस ढंग से या कांग्रेस की लीडरशिप ने जिस ढंग से आप समर्पण किया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही इस राजनीति को गंभीरता से देखने की बात है। और रहा हमारा तो हम तो ममता बंदोपाध्याय के अगेंस्ट में ऑलरेडी लड़ाई कर रहे थे कि भाई इन्होंने कोयला चोरी किया, इन्होंने चावल चोरी किया, अल्फान का पैसा खाया, केंद्र के तमाम। बिल्कुल नवीन जी, बीच में रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल में TMC जीत की ओर, ममता बनर्जी और कहना चाहिए कि सांसें अभी अटकी हुई हैं क्योंकि नंदीग्राम में एक हिसाब से कहा जाए नंदीग्राम में अब तक 40,586 मतों की गिनती हुई है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के खाते में 23,496 वोट और ममता बनर्जी के खाते में
15,294 वोट पड़े हैं, यानी कई हजार वोटों से ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर एक हिसाब से कहा जाए कि भाजपा अभी भी सीटों के फेर में अटकी है, लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा 100 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी, और अगर उन्होंने 100 सीटों से ज़्यादा अगर ले गई भाजपा तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था, नवीन जी, कि अगर भाजपा 100 सीटें पार कर जाती है तो प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब प्रशांत किशोर जी की दुकान बंद हो जाएगी 3-4 बजे तक जी। यही कारण है कि चुनाव के मिडिल में ही अपनी बोरिया बिस्तर को लेकर के वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के शरण में गए हैं, वहां के एडवाइजर बने हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं जी। ममता बनर्जी और पूरे तृणमूल से उनकी दूरी बनी हुई है। और ये आप 3-4 बजे देख लेंगे, जब वो बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करेगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा प्रशांत जी को भी। प्रशांत जी ने आते आते ये कहा था कि हम शुरू में आपको याद होगा जब उनकी यहाँ पदार्पण हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा 2016 में था उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे समय आता गया, हम आगे बढ़ते गए, जनता जुड़ता गया और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो रंग लाने लगी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 100 से नीचे, अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पे, क्योंकि मैं स्क्रीन टीवी पे नहीं हूँ अभी, स्क्रीन में नहीं देख पा रहा हूँ, 110-12 सीट पे हम आगे चल रहे हैं जी। और नंदीग्राम में रहा, मैं पहले से प्रथम दिन से ही बोल रहा हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन में मैं आपके चैनल पे था जी। मैं नंदीग्राम से ही आपके चैनल पे फोन कॉल पे था। मैंने आपको कहा था कि जो नॉमिनेशन है और ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का जो नॉमिनेशन का सिस्टम है और आम जनता का जो रुझान है वो देखने के बाद ये एकदम क्लियर है कि यहाँ शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़े मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत विजय होगी नंदीग्राम में। देखिए, जिस के तृणमूल के कार्यकर्ता या जो भी इनके प्रवक्ता टीम पे बैठे हैं जी। पश्चिम बंगाल में अगर इतना ही ममता बनर्जी ने विकास किया है तो 2011 जब इनकी सरकार आई थी, नंदीग्राम के नाम पे इनकी सरकार बनी थी और उस नंदीग्राम को 10 साल जीतने से इन लोगों ने छोड़ा है। मुख्यमंत्री 8-9 साल नहीं गई है। आज नंदीग्राम की जनता एक इतनी मजबूत मुख्यमंत्री को टीएमसी के भाषा में अगर इतना कड़ा जवाब दिया है तो ये देश के उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है कि जनता से किए गए वादा जो है इन तमाम मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए। हमने वादा किया था आसाम में, हम उस पर एकदम सामने खड़े उतर रहे हैं। हमने पांडेचेरी में कहा है तो देखिए पांडेचेरी में हमारी गवर्नमेंट एक मजबूत आ रही है और हम जिस ढंग से जनता को हमने पूरे पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा में जाकर के हर जिले में जाकर के हमने आश्वासन दिया है हमारी सरकार बनेगी 4 बजे तक और हम मजबूती से पश्चिम बंगाल में काम को आगे बढ़ाएंगे और विकास को गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे। कि अभी तो बहुत सारे उनके मंत्री हारने वाले हैं। अभी ममता बनर्जी नंदीग्राम न देखे वर्मा जी आप, बिल्कुल इनके बहुत सारे मंत्री चुनाव हारने वाले हैं। अभी चौथे राउंड खत्म हुए हैं, अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। 3-4 बजे के बाद आपको सारी चीज समझ आने लगेगी। आप देख रहे होंगे शुरू में जब बैलेट वाला चल रहा था उस समय 120-25 पे हम थे, 130-35 पे ममता बंदोपाध्याय की तृणमूल कांग्रेस थी। बिल्कुल, तो ये शुरू के बैलेट की बात मैं कर रहा हूँ आपको। उसके बाद ये धीरे धीरे रुझान का सिस्टम बनता है। मैं अभी भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वो 148 सीट की जो हमारी आंकड़ा है उस आंकड़े को हम पार करेंगे और मजबूत सरकार देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से एक भीतर अंदर से राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सोनिया गांधी जी ने जिस ढंग से लेफ्ट के साथ मिलकर के और ममता के बी टीम के रूप में काम किया है, ये जनता को अब समझ में आने लगी है। जो जनता इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो उनको भी इस चीज में समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बी टीम के रूप में जो इन्होंने काम किया है उसका परिणाम लेफ्ट के मेरे मित्र देख रहे होंगे, कांग्रेस के जो मेरे मित्र वो पश्चिम बंगाल में देख रहे होंगे। अधीर चौधरी जी तो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज भी बंद हो गई है। जो अपोजिशन लीडर वो देश के थे और उनको जिस ढंग से दरकिनार कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत किया है, निश्चित तौर पे अब एक स्वाभिमान और अपमान का मामला यहाँ बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, अभी रुझानों में जो दिख रहा है वो खेला होवे दिख रहा है कि खेला होवे जो लगातार कहा जा रहा था, लेकिन आपका क्या मानना है, खेला होवे कि विकास होवे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र कह रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए चुनाव प्रचार के दरमियान जो तुलसीदास जी ने रामायण में वाल्मीकि जी ने तोड़ने से मना किया था। राजनीति का सीधा सा सिद्धांत है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा हरहि समय बिन सत्कर्मा विद्या बिन विवेक उपजाए सम फल पढ़े किए अर पाए। तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि जहाँ तक ममता दीदी की बात है तो ममता दीदी तो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के भवानी नंदीग्राम में चुनाव लड़ने आई थी
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी का वो विधानसभा क्षेत्र है और शुभेंदु अधिकारी वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। अधिकारी परिवार का वहाँ दबदबा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया ममता बनर्जी जी ने। लेकिन पूरे के पूरे आप चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए तो अभी भी में टीएमसी 195 के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें मात्र 95 पे हैं। उसके बाद उस समय जबकि पैरामिलिट्री फोर्स आपके साथ थी, केंद्रीय रिजर्व बल आपके साथ था, पूरा चुनाव आयोग आपकी एक तरीके का प्रोक्ष मदद कर रहा था। उसके बाद भी ममता दीदी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही, ये उनके लिए बड़ी बात है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का हो तो मैंने आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि क्योंकि हमारे पास जो सालवर्ड नेता थे वहाँ पर तेजेंद्र दास मुंशी जी, प्रणब मुखर्जी साहब, पवन मित्रा साहब, ये सब रह नहीं गए। वहाँ पर नई लीडरशिप अधीर रंजन चौधरी साहब के पास थी। उन्होंने जैसा कुछ पार्टी हाईकमान को कहा, पार्टी हाईकमान ने वही चीज मानने को तैयार हुए। और कांग्रेस के अंदर भी ये था कि ब्रजेश पांडे जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। केरल चुनाव में अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मेट्रोमैन ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। केरल की पलक्कड़ सीट से करीब 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सफी परमबिल से है। ये खबर आ रही थी। ब्रजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ वर्मा साहब, मैं आपसे ही आग्रह कर रहा था कि हाँ, तो हम अपने को पहले से कह रहे थे कि हम तो अलायंस में लड़ रहे हैं, लेफ्ट के साथ लड़ रहे थे। वहाँ की लोकल लीडरशिप ने, अधीर रंजन चौधरी साहब ने जो कुछ वहाँ के बारे में बताया, पार्टी के हाईकमान ने उसी के आधार पर निर्णय लिया। पार्टी के अंदर भी ये था कि हमको ममता दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि ममता दीदी ने खुद सभी लोगों, दलों के लोगों को स्पष्ट रूप से पत्र लिखा था और कहा था कि हम सब आपस में मिल करके इस सांप्रदायिक पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। और उस पत्र के बाद सब पार्टी में आधे लोग ही रहे थे। लेकिन चूंकि जो हमारे मित्र कह रहे थे वो जानकारी दुरुस्त करें, अधीर रंजन चौधरी साहब के कहने पर ही हमने चुनाव लेफ्ट के साथ मिल करके लड़ा। ये उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था चौधरी साहब को कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कांग्रेस के लोग ममता दीदी तोड़ के जा रही है। ये खबर बाद में गलत थी। वहाँ के बड़े अखबार वर्तमान ने इस खबर की पुष्टि की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप तमिलनाडु के देखिए, कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर अच्छा स्कोर चल रही है डीएमके के साथ। बिल्कुल, नवीन जी लगातार जुड़े हुए। नवीन जी, अगर कहा जाए इस बार अगर मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी आप एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। वहाँ पर 3 सीटें थी आपकी और आप अगर कहा जाए तो अभी आप 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का की हम बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर का एक वीडियो चैट भी वायरल हुई थी, ऑडियो चैट भी वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि टीएमसी, अब वो उस टाइम पे कह रहे थे कि भाई टीएमसी का जीतना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, बीजेपी लगता है बढ़त बनाएगी। अब उसके बाद में उन्होंने लगातार एक और बयान दिया था नवीन जी कि भाई हमारे अगर बीजेपी ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया तो वो रणनीतिकार जो उसका वो छोड़ देंगे। तो क्या कहेंगे आपकी, क्या प्रशांत किशोर फेल हो गए बंगाल में? प्रशांत किशोर जी को अभी 4 बजे के बाद ये सोचना ही पड़ेगा कि अब उन्होंने जो कहा है उस पर वो कितना अमल करते हैं जी। पंजाब से वो वापस आकर के दिल्ली में बैठ जाते हैं कि पंजाब के चुनावी कार्य में लगे रहते हैं। जनता ने जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हमको एक अपार समर्थन दिया है, 3 से हम 100 के आंकड़े से ऊपर है और हम 4 बजे तक बहुमत के करीब पहुंचेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की रणनीति की बहुत बड़ी फेल्यूर कह सकते हैं। और ममता बनर्जी का जो विकास से दूरी है या प्रशासनिक विफलता कहेंगे, उसकी एक बहुत बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल में जी। आज एक अपोजिशन के रूप में 2016 में जिस पार्टी को 3 सीट मिली, वो पार्टी आज 100 के आंकड़ा से 112-13 पे अभी तक पहुंच गई है, चौथे 5वें राउंड में। और अभी काफी गिनती बाकी है और हम सरकार बनाने की स्थिति हमारी बनती जा रही है। 148 के आंकड़ा हम क्रॉस करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अब मैं ब्रजेश भाई जी की बात सुन रहा था, अधीर चौधरी जी कभी भी पश्चिम बंगाल में, आप 2000, क्योंकि अधीर जी बहुत सीनियर एमपी है पश्चिम बंगाल के, 2011 के चुनाव के बाद जब लेफ्ट फ्रंट की यहाँ पतन हुई थी, उसके बाद जितने चुनाव हुए, 2011 का हो या 2016 का हो या 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन हो या 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, सभी में अधीर चौधरी जी ने वामपंथियों का विरोध किया है। अधीर चौधरी जी ने हरदम कहा कि वामपंथियों से हमारा गठबंधन होने का मतलब है कि तृणमूल के जो बचे हुए कुछ थोड़े से आधार है, उस आधार का भी खात्मा करना है। इसलिए हम एकला चले या तो अकेले चले या छोटी छोटी रीजनल पार्टी के साथ हम चले, ये अधीर चौधरी जी ने कहा था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अधीर चौधरी जी को दरकिनार कर दिया, अब्दुल मन्नान जी को दरकिनार कर दिया, यहाँ जो और कुछ दीपा दास मुंशी जी है उन लोगों को दरकिनार करके इन्होंने एक डिसीजन लिया। और ये डिसीजन इनको आज अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब सारी रिजल्ट पश्चिम बंगाल की आ जाएगी
तो आपको लगेगा कांग्रेस की लीडरशिप ने कहीं ना कहीं एक आत्मघाती डिसीजन ले लिया है। जी केरला के अंदर में राहुल गांधी जी वहाँ के वामपंथी सरकार के बारे में बोल रहे थे कि वो गलत काम कर रहा है, वो विकास से दूर है, वामपंथियों का अंत जरूरी है। हिंदुस्तान में जब खात्मा इनकी हो जाएगी, जब इनका इतिहास रहा है कि जब वामपंथ जहाँ से खत्म होता है वहाँ दोबारा पनपता नहीं है। और राहुल गांधी जी वहाँ तो ये भाषा बोल रहे थे, और इसी तरह से वो पश्चिम बंगाल नहीं आए। अंतिम 5वें या 6ठे फेज के बीच में एक बार राहुल जी आए थे, उसके बाद कोविड के बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम को निरस्त कर दिया था। और यही कारण है कि यहाँ की जनता समझ गई थी कि कांग्रेस और वामफ्रंट कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो जिनको कुछ को मत भारतीय जनता पार्टी को देना था वो हमारे फेवर में चले गए, कुछ वहां से टूट करके तृणमूल कांग्रेस के फेवर में चले गए। जो साफ स्क्रीन पे दिख रहा है और साफ जो अभी रुझान आ रहा है उसमें क्लियर शब्द में दिख रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की जो रणनीति थी उसका पोल खुल गया है आम जनता के सामने, और देश ये चीज देख रही है। बिल्कुल। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें 206 पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। चूंकि ये रुझान है और रुझानों में जब रिजल्ट आते हैं तो परिवर्तन भी होता है। भाजपा की बात करें तो 83 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीटों पे, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस 1 सीट पर, और अन्य की बात करें तो 2 सीट पर आगे चली है। ब्रजेश जी, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, कहना चाहिए। पिछली बार आपके पास में 76 करीब वहाँ पे सीटें थी आपकी, इस बार सिर्फ आप अगर रुझान आ रहे 44 सीटें थी आपके पास, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो आप सिर्फ 1 सीट पर यहाँ आगे चल रहे हैं। बड़ा नुकसान नहीं मान रहे आप? बंगाल में आपको नकार दिया है क्या बंगाल ने कांग्रेस को? ब्रजेश जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 ब्रजेश जी। हाँ वर्मा साहब, मेरा कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। जी जी, जुड़े हुए हैं नवीन जी, जुड़े हुए हैं नवीन जी, सिर्फ सुने इस चीज को। देखिए, ऐसा है कि बंगाल के अंदर वहाँ की लोकल लीडरशिप जो थी अधीर रंजन चौधरी जी के पास कांग्रेस के शीर्ष में पहले दिन से दे रखी थी। अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा था कि हमको वहाँ पर लेफ्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना। वो सारे न्यूज़पेपर्स में आया था, टेलीग्राफ में आया था, इनको चाहिए तो मैं भी इनके पास भेज भी दूंगा। वर्तमान में आया था, टेलीग्राफ में आया था, दैनिक जागरण हिंदी में भी आया था। और उन्हीं के कहने पर, चूंकि धरनी चौधरी साहब बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उनके कहने पर ही कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया वहां पर। जबकि पार्टी के अंदर जो और जो सीनियर नेता थे वो इस बात के लिए सहमत थे कि इस बार इलेक्शन पे हमको ममता दीदी के साथ जाना, क्योंकि ममता दीदी ने उसके पहले ही पत्र भेज दिया था कि जितने भी बीजेपी अंग्रेज लोग हैं वो मेरे साथ आए तो चुनाव मजेदार होगा, दिलचस्प होगा। तो इन चीजों को लेकर के अधीर रंजन चौधरी साहब के पास हम लोग थे और उनकी निर्देश पर ही लेफ्ट के साथ अलायंस कांग्रेस ने किया था। मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन था वो पूरा पोलराइज हो गया वर्मा साहब। आप तो बड़े विद्वान, हम समझते हैं मध्य प्रदेश के अंदर आपकी बड़ी गिनती बड़े विद्वान संपादकों में की जाती है। पोलराइजेशन होने से क्या हुआ है कि जो वोट हुआ वो 2 पार्टी के बीच में डिवाइड हो गया, एक बीजेपी और एक टीएमसी के बीच में। टीएमसी के सामने अपना दुर्ग बचाना महत्वपूर्ण था और बीजेपी के सामने अपना स्तंभ गाड़ना वहां पे उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बीजेपी के पास 3 सीटें थी, उनको उसको पहुंचना था, विधानसभा पहुंचना था, अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए बीजेपी ने वहां पर अन्य किसी भी दलों के साथ जहां जहां छोटी छोटी जगह, चाहे वो 8वें फेज के चुनाव में 33 सीटें रही हो या 7वें फेज के चुनाव की रही हो। ब्रजेश जी, 1 मिनट के लिए बीच में रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ फरीद खान टीएमसी से जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता, और जसवंत सिंह भी हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए हैं। दोनों जन का स्वागत है। फरीद जी आपका स्वागत है, जसविंदर जी आपका स्वागत है। जी, अब आप बात पूरी करिए ब्रजेश जी। हाँ, तो वर्मा साहब, मैं वही आग्रह कर रहा था कि जो इलेक्शन था वो सिर्फ 2 दलीय हो चुका था, वर्सेस चुनाव हो गया था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। जनता ने भी देखा कि जिस तरह से हाईटेक तरीके से भाजपा अपना पूरा प्रचार तंत्र झोंक रही है, अमित शाह जी के पास उसकी कमान थी, जनता भी कंफ्यूज थी और वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ वो अन्य दलों पे न हो करके, न लेफ्ट पे न कांग्रेस पे, उन्हें ये लगा कि बीजेपी को कौन हराएगा या टीएमसी को कौन हराएगा। वो चुनाव सिर्फ 2 दलीय होके रह गया। तो जो स्क्रीन बोर्ड में परिणाम आ रहे हैं वहां पर टीएमसी 198 करीब 200 के करीब पहुंच रही है, बीजेपी 91, 92 के करीब पहुंच रही है।
जी। तो एक बात तो तय हो गया था कि जनता ने मैंडेट तय कर दिया था कि हमको इन दोनों के बीच में से ही चुनना जी। है, टीएमसी को चुनना है या बीजेपी को चुनना है। जी। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात ये है कि एक अकेली महिला पूरे इलेक्शन में लड़ती रही, ममता दीदी, जी। चोट लगने के बाद भी, और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग जारी रखी और उसका परिणाम आज बिल्कुल, सामने है। बिल्कुल सही जो बात है। रुझान आ रहे जी। हैं उसमें ममता दीदी आगे है। बिल्कुल। हमारे साथ में फरीद जी जुड़े हुए हैं। फरीद जी, बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े हैं और फरीद जी से लगातार हम लोग अपडेट लेते रहे हैं। फरीद जी करीब पिछले 2 महीने से हमारे साथ बने हुए थे, लगातार हम बंगाल चुनाव पे कवरेज कर रहे थे। फरीद जी, लग रहा है खेला हुए? जी बिल्कुल जरूर। मैंने तो आपको देखिए पहले ही से कहा था कि खेला तो हो गई, और आप मेरी पहले दिन से और आज तक की बात मिला के रखी। हमने हमेशा से आपको कहा है कि हम 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, शाम तक आप देखिएगा जी कि ये हमारी सीटें 210 के आसपास आके खड़ी होंगी। जी। और बीजेपी ने जो अपना जो काम किया था, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने 7 स्टार कैंपेनर मोदी जी जैसे, शाह जी जैसे, राजनाथ जी जैसे लोगों को ला के भी यहाँ कैंपेन कराए, मगर इन्होंने उसको कोई फायदा नहीं मिला। और जैसा हमने आपको बताया था कि 2019 में भी हमारा वोट, भले इनको 18 सीटें मिली हो, मगर हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा था 3.48%। और इस बार भी मेरा वोट परसेंटेज और बढ़ेगा और बीजेपी का यहाँ पर बढ़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। कितनी सीटों का कह सकते हैं कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, शाम तक आप देखिएगा 200। अभी तो 200 पे लीड चल रहा है, लेकिन ये चूंकि अभी रुझान है 200 पे आप लीड कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे फरीद जी पूछना चाहूंगा कि लगातार प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई भाजपा 100 सीटें भी, क्या लग रहा है आपको, भाजपा शतक मार पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो और भी काफी नीचे जाएंगे। प्रशांत किशोर जी जो एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी बात से ही अंदाजा लगा लिया, और हम लोगों ने भी उसी दिन अंदाजा लगा लिया था कि जब हमारे प्रशांत किशोर जी ने की ये जो बता रहे थे कि जो चैट लीक हुई थी, वो चैट लीक नहीं हुई थी, वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अच्छा। जब इन्होंने उन्हीं अपने नेताओं की, अपने मोदी जी की, अपने शाह जी की बात को नहीं मानकर कि वो बोल रहे हैं कि 200 सीटों से ज्यादा हम लाके सरकार बनाएंगे, इन्होंने प्रशांत किशोर जी की बात को मानना चालू कर दिया कि यहाँ पे ये नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जनता और हम लोग खुद उस दिन समझ गए थे कि इनका पास कुछ भी नहीं है, खजाना इनका खाली है और ये सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। और बंगाल की जनता भी ये सब बात समझ गई थी, उसका निश्चित तौर पर हमको फायदा हुआ। जी। जसविंदर जी लगातार जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी, क्या मानेंगे आप, इस चुनाव को लेकर क्या नजरिया है आपका, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा और अब ये चुनाव टीएमसी के बीच रह गया है। जी, जब फरवरी में हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चे ने अपने अभियान की शुरुआत की थी जी, उस समय जो है कि हम लोगों ने जनता के सामने जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखा था। इसलिए जो है कि ब्रिगेड मैदान की हमारी रैली में जनता का जो समर्थन मिला था उससे सब लोग बहुत चक्के थे। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा, मुद्दों को से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, और उसके बाद जो है कि आके फिर दीदी को हटाना है कि दीदी को सत्ता में लाना है, वो जो ध्रुवीकरण हुआ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी किया गया और मुद्दों से ध्यान हटाने की जो कोशिश की गई, उसकी वजह से जो है कि ऐसी परिस्थिति बनी कि फिर जो है कि ये जो वाम मोर्चा था, जसविंदर मोर्चा था, वो सत्ता से जो है वो जो है कि चुनाव से बाहर हो गया। लेकिन जो जहाँ तक ये मुझे लगता है कि जो चुनावी मतलब जो है कि परिणाम है, लेकिन जो संघर्षों के परिणाम है, संघर्षों के परिणाम में फिर जो है कि वाम मोर्चा और संयुक्त मोर्चा ही आगे रहेगा। जिस तरीके से, और ये जो परिणाम है उन परिणामों में अगर बीजेपी नीचे गई है तो उसमें भी हमारा एक योगदान है, इस मायने में कि जो देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो श्रम कानूनों को बदलना हो, ये सारे जो सवाल थे उन सारे सवालों को जनता के बीच में ले जाने का, बंगाल की जनता के बीच में ले जाने का काम हमने ही किया है। तो इसलिए ये दो लोगों के बीच में ध्रुवीकरण हो गया था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट गया था। उसकी ये परिणाम हमें सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें भाजपा अब 10 सीटों से करीब पिछड़ गई है। 90 सीटों, करीब 87 सीटों पर भाजपा अभी लीड कर रही है। अभी 108 करीब ये आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन फिर से भाजपा अब कहना चाहिए, हम ये रुझानों की बात कर रहे हैं, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, रुझानों की बात करें तो अब भाजपा 87 सीटों पर लीड कर रही है। क्या कहेंगे नवीन जी, अब तो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं अब आप?
नवीन मिश्रा जी तक आवाज पहुंच रही है? नवीन जी से मैं पीसीआर से कहूँगा फिर से नवीन जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए। लगातार हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी, फरीद खान जी से हो रही थी, जसविंदर सिंह जी से हो रही थी। ब्रजेश जी, आपने एक बात कही थी अभी कि बंगाल ने मन बना लिया था कि या तो ममता दीदी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर बीजेपी को जिताएंगे। तो ऐसा क्यों? कहा जाए कि चाहे हम लेफ्ट की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो क्या कहाँ मतलब क्या कैसे कमी रह गई इसमें कि कहना चाहिए कि दोनों पार्टियों को नकार दिया बंगाल की जनता ने? नहीं वर्मा साहब, नकार जनता ने नहीं दिया। सवाल इस बात का था, जब कभी किस भी राज्य में जनता इस बात को तय कर ले, मन में एक बात बिठा ले कि हमको अब या तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जाना है, केंद्र सरकार के साथ जाना है, या प्रदेश की अपनी सरकार के साथ है, और मुद्दे वाइज उसके दिमाग में एक माइंड सेटअप हो जाए कि नहीं, अन्य किसी भी पार्टी को, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फादर ब्लॉक हो, किसी भी पार्टी को हमको वहाँ पे चुन करके अपने यहाँ से नहीं भेजना है, क्योंकि हमको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। तो हमें तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे जाए, उसी पे भरोसा रखें, या फिर केंद्र सरकार पे जाए। लेकिन जिस तरह से आप देखिए वर्मा साहब की पूरे के पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश से तो तकरीबन 1.5 दर्जन मंत्रियों ने वहां पर जाकर के पिछले 1.5 महीने चुनाव प्रचार किया। कैलाश विजयवर्गीय साहब के हाथ में उसकी कमान थी, नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर के विश्वास सारंग जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। लेकिन मुझको एक बात बताइए कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि वो 100 भी पार नहीं कर पाएगी, और सीनरी वही सामने आ रही, क्योंकि ये 12:30 तक में रुझान तकरीब रिजल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं कि चौथे 5वें राउंड की मतगणना हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बन रही है, ममता दीदी वहाँ सरकार बना रहे हैं। तमिलनाडु में हम जिसके साथ अलायंस किए तो उसकी सरकार बना रहे हैं। केरल और आसाम के बारे में, केरल में लोगों ने लाल झंडा को फिर से चुना है, और आसाम के बारे में मैंने आपसे बता दिया। जसविंदर जी जुड़े हुए, बीच में रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी आपको। जसविंदर जी, अगर बात की जाए बंगाल में, केरल में तो जिस तरीके से आप लोग 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, आपकी सरकार भी वहां बनती दिख रही है, बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से लेफ्ट का किला ढह गया? नहीं, हम फिर आपसे कहेंगे कि निश्चित रूप से जो है कि ये अगर चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो बंगाल में जो है कि वाम को एक बड़ा धक्का लगा है। उसकी वाम को जो है कि अपनी समीक्षा भी करेगा और इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर जो है कि इस पूरे चुनाव अभियान में हमारी नीतियों को देखेंगे तो जनता का बड़े पैमाने पर समर्थन था। लोग हमारी रैलियों में आ रहे थे, नए नए तबके जो है कि हमारे अंदर जो है कि हमारे अभियान को समर्थन दे रहे थे। लेकिन अंत में आकर जो है कि क्योंकि जो पोलराइजेशन था, पोलराइजेशन ने की वजह से जो है कि बाद में जो है कि हमें वो जो है कि चुनाव परिणाम में जैसा हमें आशा थी वैसा नहीं मिला। लेकिन और निश्चित रूप से इसमें तो दो राय नहीं है कि हमें अभी धक्का लगा है और उस धक्के की हम समीक्षा करेंगे, जाहिर सी बात है। जी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए फरीद जी, अब तो और 202 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। अब 88, 100 से नीचे आ गई, 88 पे पहुंच गई है बीजेपी। फरीद जी, कितनी बड़ी जीत होने वाली है? सर, मैंने तो आपको फिर कहा, पहले कहा था, फिर कहूंगा कि ये देखिए ये भी 80 के नीचे ही आएंगे और हम 210 के ऊपर जाएंगे। अगर आप 2 महीने से हम लोग की वार्तालाप हो रही है, जी, अगर आप मेरी पूरी बात मिलाएंगे तो देखिए आज जाके पूरी मिल जाएगी। बिल्कुल फरीद जी, लेकिन एक बड़ी बात है कि एक हिसाब से कहा जाए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अकेली लड़ रही थी वहां पर, और जिस तरीके से ममता बनर्जी पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी व्हील चेयर पर बैठकर धुआंधार प्रचार कर रही थी, और एक हिसाब से कहा जाए तो कि उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया, लगातार चुनाव प्रचार में थी वो। और ये अगर ममता बनर्जी बड़ा चेहरा बन के सामने आएंगी अगर ये चुनाव जीतते हैं, चूंकि अभी तो रुझान है, अभी नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन फरीद जी, एक हिसाब से अगर दूसरी बात की जाए कि नंदीग्राम की बात की जाए तो वहां पर क्यों पिछड़ रही है ममता जी? देखिए, उसका भी अभी तो 5th राउंड का ये हुआ है, अभी 10 के 11 राउंड और बाकी है। आप लास्ट में रिजल्ट आके देखिएगा कि वहां पर भी हम अच्छी खासी लीड लेके ही जाएंगे, क्योंकि ये नंदीग्राम का विषय किस तरह का रहा है कि ममता बनर्जी ने अपना घर भवानीपुर छोड़कर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जहां पर वो नहीं गई थी पिछले 10 साल में।
शुभेंदु अधिकारी को अपनी बेटे की तरह मानती थी और बेटे ने बोला था कि माँ आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ सब कुछ देख लूंगा, तो वो उनकी निगाहों से वहाँ पर देखती थी। बिल्कुल। तो जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ, जो भी काम हुआ, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के द्वारा वहाँ करवाया गया। तो वो एक फैक्टर तो था क्योंकि वो वहाँ के जमीनी नेता थे जी। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का शुरू का इतिहास ये रहा है कि वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार करती है, चाहे वो लेफ्ट के जुल्म के खिलाफ का हो, वो अकेली लड़ी थी और आज भी। तो उन्होंने अपना गढ़ छोड़कर वो वहां पर गई। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में आप देखिएगा रिजल्ट, लीड ममता बनर्जी को मिलेगी, ममता बनर्जी वहां से जीतेंगी। हालांकि वो अपनी जीती हुई सीट, जो जहां पर अभी हमारे शुभेंद्र चट्टोपाध्याय 12,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, वो अपनी सीट छोड़कर वहां गई थी जी। तो ममता बनर्जी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप एटलास देखिएगा, जब मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे विश्वास कीजिए। और इनका भी 80 सीटों के नीचे सिमट जाएंगे और हमारी 210 प्लस आएंगे। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी, केरल में ऐसा क्या हो गया? राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, लेफ्ट वहाँ 88 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और एक हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट फिर से वहाँ सरकार बनाती नजर आ रही है। ब्रजेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आप तक? लगातार फरीद जी जुड़े हुए हैं। फरीद जी, एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अकेली पड़ गई थी, उन्होंने सभी पार्टियों को पत्र लिखकर आह्वान भी किया था कि वो बंगाल में आए और हालांकि कई पार्टियों के प्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया था। कितना अहम था ये चुनाव? और एक हिसाब से देखा जाए कि 3 सीटों से अगर मान लीजिए 89 सीटों पे अगर अभी भाजपा लीड कर रही है, तो अगर एक हिसाब से 3 सीटों से एकदम से इतनी बड़ी सीटें ले जाना, तो कहीं ना कहीं तो असंतोष था सत्तारूढ़ पार्टी से जनता का। देखिए, निश्चित तौर पर हम 10 साल से यहाँ पर हैं, कुछ ना कुछ तो खताएं होती हैं, जिसमें मैं एक आपको शेयर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो जरूर झड़ गई होंगी। बिल्कुल। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो जरूर झड़ गई होंगी, बस यही इल्जाम है मुझ पर उनसे बेवफाई का। एक माली जब अपना बगीचा सींचता है सर, उसको बनाता है, संवारता, तो कुछ जो पत्तियां सूख जाती हैं वो जरूर झड़ जाती हैं। बस यही इल्जाम था हम पर, जिसका भाजपा ने बाहर से हरा के उसी को बहुत ज्यादा उजागर करके दिखाने की कोशिश की, उसी ने वोट को पोलराइज किया है, करने की कोशिश की है और कुछ वोट पोलराइज हुआ भी है। मगर मैं आपको फिर एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले बार लोकसभा के वो वक्त का और अभी का भी देख लीजिए, मेरा परसेंटेज में मेरा इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। कमी हुई है अगर तो ये लेफ्टिस्ट की और कांग्रेस वालों का गया है, जबकि 2019 में लेफ्ट वालों ने भी अपने लोगों को बोला था कि पहले राम पौरे बाम, मतलब इस बार राम को वोट हो जाए उसके बाद बाम आ जाएगा। इनकी लंबी प्लानिंग होती है कि पहले तो टीएमसी को जिस तरह से भी हटाओ। इस बार भी इन लोगों ने वही काम किया है। तो आप देखिएगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज घटा है तो कांग्रेस का और लेफ्ट वालों का घटा है, हमारा वही इंटैक्ट है। बल्कि मैं शाम तक आपको बताऊंगा कि हमारा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है। बिल्कुल। वोट इस बार तो कठिन था, क्योंकि जिस तरह से पूरे दिल्ली, पूरे देश के नेता पूरा यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए थे, उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि कोरोना काल है, बंगाल तबाह हो जाएगा। देश तो तबाह हो रहा है, बंगाल सेफ था मगर बंगाल तबाह हो जाएगा। मगर उन्होंने इस चीज की परवाह भी नहीं की, लोगों की स्वास्थ्य की परवाह नहीं किए बगैर भी बाहरी लोगों को लाके यहाँ पर घुसाया, जो हमारी नेत्री और हम लोग बार बार ये कहते रहे कि देखो बाहर के लोग अभी यहाँ मत घुसो, बंगाल सेफ है, मगर उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की। और बंगाल के लोगों ने इस चीज को भी गौर किया कि जो लोग हमारी परवाह आज नहीं कर रहे हैं तो मेरी परवाह कल क्या करेंगे। इसका भी निश्चित तौर पर हमको फायदा मिला है। बिल्कुल। लगातार हमारे साथ में ब्रजेश पांडे जी भी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बात कर रहे हैं केरल की। केरल में फिर लेफ्ट 88 सीटों पर कहने से बढ़त बनाए हैं और 48 सीटों पर कांग्रेस। क्या माना जाए ब्रजेश जी कि कांग्रेस, चाहे केरल की बात करें चाहे हम असम की बात करें, असम में भी जैसे कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां इस बार, चूँकि जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आया था तो उसमें बड़ा फाइट होने की संभावना दिख रही थी। तमिलनाडु की बात करें या फिर बंगाल की बात करें,
लगातार कांग्रेस पिछड़ती लग रही है आपको, क्या लगता है कि आप जब असम में भी एग्जिट पोल में आप फाइट करते दिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो आप कहना चाहिए कि कहीं नंबर ही नहीं आ रहा है। 86 सीटों पे असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां लीड कर रही हैं, आप लोग 39 सीटों पे सिर्फ। केरल की बात की जाए तो वहाँ पे बड़ी कहना चाहिए मेहनत की है राहुल गांधी ने या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने, फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, पार्टी के साथ? देखिए वर्मा साहब, ऐसा है कि आसाम के इलेक्शन से 2014 के चुनाव पर बीजेपी जो है वो 73 सीटें पाई थी। 73 सीटों में से कांग्रेस को 26 मिली थी, बीजेपी को 76 सीटें, अन्य के खाते में 14 सीटें। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 86 सीटें पा रही है, कांग्रेस जो भी रुझान है कांग्रेस के खाते में 39 है, हम तो कांग्रेस 26 से हम लोग 39 पहुंचे बढ़ ही रहे हैं। और अन्य जो था, जो 14 सीटें थी वो अन्य वाली सीटें कट गई, उन 1 सीटें हो गई। तो अभी इस रुझान के हिसाब से तो यही कह सकते हैं कांग्रेस का जो वोटा परसेंटेज है वो आसाम में हमारे बढ़ा है। बावजूद इसके कि आसाम के बारे में मैंने बताया कि वहाँ की जनता हमेशा केंद्र के साथ जाना पसंद ज्यादा करती रही है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस वहाँ पर अच्छी स्कोर कर रही है। 39 यानी 42 के आसपास है। केरल की जहाँ तक बात है, लेकिन बोडोलैंड ने आपका साथ दिया है इस बार, जो पिछली बार बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका थी उसकी, उनने आपका साथ दिया है इस बार, फिर भी आप लोग हार रहे हैं। नहीं, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अभी इस रुझान पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए 1-8 सीटें घट बढ़ रही हैं, कहीं 81 हो रही है, कहीं अब देखिए कांग्रेस 45 दिख रही है आसाम में आपको, तो वो 81 दिख रही है। तो ये चीजें अभी चलती रहेंगी। 1:30 बजे के बाद करीब कुछ इस पर बोल सकूंगा। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में जो अपने कमल हसन जी थे, कमल हसन जी की जो मक्कल निधि मय्यम सहित के 4 गठबंधन थे मैदान में, मक्कल निधि मय्यम, ये लोग 4 मैदान में थे। लेकिन तमिलनाडु में भी मुख्य मुकाबला अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच था। तो जो मुख्यमंत्री थे पलनीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम, तो ये और द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, अम्मा मक्काल, ये सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे। वो चुनाव महत्वपूर्ण था। और तमिलनाडु के अंदर हम डीएमके के साथ 121 सीटों में है और बीजेपी जिसके साथ इलेक्शन लड़ी थी वो तो बहुत ही कम स्थिति में है। तो मेरा ख्याल है ये तो अभी रुझान है, लेकिन रुझान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जिस पर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी फोकस थे, वो चुनाव पश्चिम बंगाल का था। फरीद भाई जान बिल्कुल सही कह रहे थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस हारी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेफ्ट हारी है, इस पर लेफ्ट चर्चा करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने इसमें तामझाम के बाद भी नकारा है। मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट चुनाव आयोग से लेके हर हथकंडे लगा दिया भाजपा ने। उसके बाद भी अगर वो 80-82 सीटों में आके सिमट जाए तो ये बैठ के इनको भी चिंतन करना है। बिल्कुल बड़ी बात है ब्रजेश जी, बहुत ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी ताकत भाजपा ने लगा दी थी, फिर भी ममता बनर्जी वहाँ पर लीड कर रही हैं। फरीद जी, कितना टफ था ये चुनाव? इसके पहले भी आप लोगों ने चुनाव लड़े हैं और कहना चाहिए 10 साल से आप लोग सत्ता पे हैं, 2 चुनाव लड़े हैं और पूर्ण बहुमत से आप लोग आए हैं, तीसरी बार भी बहुमत की ओर हैं, लेकिन इस चुनाव को कैसे देखते हैं आपकी, कितना अलग था ये चुनाव? साहब, बिकॉज के हम लोगों ने हमेशा बंगाल की धरती पर, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये धरती गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है। हम लोगों ने यहाँ बंगाल में कभी भी किसी जाति पाति के नाम पर वोट कभी नहीं लड़ा, या ना ही यहाँ के लोग ये चीज मानते हैं। हम लोग इंसान को एक इंसान के रूप में देखते हैं। इंसान जितना भी बिजी होकर रास्ते में किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो यह नहीं देखता है कि ये कौन सी जाति का है, वो खड़ा होकर उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। मगर इन लोगों ने बाहर से आके लोगों को हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई में बांटने की कोशिश की है, और इसको हम लोगों को उल्टा लोगों को समझाने में भी बहुत कोशिश लगी है, बहुत वक्त लगा है, और कहीं ना कहीं ये नुकसान तो हुआ ही है। जिसको ये जो जहर इन लोगों ने घोला है, इसको भी हमें दूर करने में काफी वक्त लगेगा। जो बाहर से आके इन लोगों ने बंगाल की इस पवित्र धरती पर जो जहर घोलने का काम किया है, इसका हम लोगों को काफी नुकसान हुआ। इसीलिए हम लोग इस इलेक्शन में बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। लोगों में बहुत ज्यादा बिखराव तो आया है, लेकिन फिर भी बंगाल की जनता समझदार है, उन्होंने अपनी समझदारी का सबूत दिया है
और फाइनली ममता बनर्जी को बांग्ला निजर में के चाहे पे फैसला लिया है और बांग्ला में अपनी लड़की को वापस लेके आने का काम किया। ये जो वोट का ध्रुवीकरण हुआ है फिरोज जी, वोट का ध्रुवीकरण, जैसे कि जो पार्टी पिछली बार के चुनाव में 3 सीटों पे थी वो एकदम से 80-90 सीटें तक पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं वोट, ये किसका वोट गया है? आपका गया है कि लेफ्ट का गया है कि कांग्रेस का गया है? किसका वोट गया है? ये तो शाम को हर चीज क्लियर हो जाएगी किसका वोट कहाँ पर गया है। मैंने तो आपको क्लियर बताया कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा ही, घट रहा है अगर वोट परसेंटेज तो लेफ्ट का घट रहा है, कांग्रेस का घट रहा है, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये बात समझ आ जा रही है। और रही दूसरी बात, इनके पास तो अपना कुछ था नहीं। ये जो तीन सीटों से जितने करने की बात कर रहे थे, ये सिर्फ हम पर ही डिपेंड करके बात कर रहे थे। जो इनके पास अपने जो कैंडिडेट जो थे, तो 134 से 35 तो बाहर से, हमारे या लेफ्ट से या कांग्रेस से मिलाकर ले आके इन्होंने सबको लड़ाने का काम किया। जसविंदर जी, आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और कहना चाहिए कि इस बार बंगाल में आप लोगों ने भी ताकत लगाई, सब कुछ हुआ पूरी तरीके से, कहना चाहिए आप लोग चुनाव लड़े। लेकिन इतनी बुरी जो हालत है, इसका सोचा था आपने क्या कि बंगाल में ऐसा कुछ होने जा रहा है? हेलो, हाँ जसविंदर जी। जी जी हाँ, बताए जी, बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि देखिए, जब बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं तो 2016 से नहीं तुलना करनी चाहिए, 2019 से करना चाहिए। 2019 में उसने 121 विधानसभा सीटों पर लीड किया था जी। अब 121 से वो घटकर जो है कि आप बता रहे हैं कि 80 के आसपास आ रही है, तो इसे लगातार जो है उसकी जो सीटें घट रही है, नंबर 1। और दूसरा जो है कि ये बात सही है कि लेफ्ट जब शाम तक आएगा तो तब पता पड़ेगा कि उसने किसका वोट हासिल किया है। लेकिन बिल्कुल ये रुझान है, रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो और उस समय तक पता पड़ेगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला है। लेकिन कुल मिलाकर जो है कि इसलिए ये जो ट्रेंड है पूरे, अगर विधानसभा चुनाव का देखें तो इसमें भी बीजेपी को धक्का लगा है। 2019 से 121 से घटकर 80 पे आई है। केरल के अंदर जो है कि वामपंथ दोबारा जीता है। वहां पर जो है कि तमिलनाडु के अंदर जो है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन हारा है। और ये बात सही है कि जहां पर जो है कि उसने असम के अंदर जो आशा थी, उस आशा के अनुरूप जो है कि परिणाम नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर दोबारा जीती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। लेफ्ट ने एक जगह जो है कि अपना जो पुराना 80 से आ रहा था, जो ट्रेंड था अल्टा पल्टी का, उसको बदला है। और बंगाल के अंदर जो है कि जो परिणामों की हम बैठ कर समीक्षा करेंगे उसके बाद क्या हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को इन चुनावों में जनता ने नकारा। अच्छा, असम की बात करें, असम में जिस तरीके से भाजपा की लहर चल रही थी, हम लोग असम के बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं। फरीद जी भी कई बार जुड़े हैं असम के कई पत्रकारों के साथ, नेताओं के साथ। फरीद जी, असम में ऐसा क्या हो गया कि असम में लगातार कहा जा रहा था कि एनआरसी बड़ा इफेक्ट डालेगा, जो एग्जिट पोल हैं वो भी कुछ कह रहे थे कि भाई कुछ टक्कर हो सकती है। भाजपा गठबंधन को कई एग्जिट पोल बहुमत मिलता हुआ दिखा रहे थे, वो बहुमत मिल रहा है इस बार, दिख रहा है फरीद जी? देखिए, होता क्या है कि भाजपा के लोगों का तो देखिए काम ये है कि किस तरह से वोटों को पोलराइज किया जाए। जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल की उन्होंने एक क्लिपिंग जो डॉक्टरेट करके बढ़वाई थी जी, कि टोपी वालों का और दाढ़ी वालों का राज होगा, ये होगा, तो ये उसी तरह से लोगों को भड़काने का और गुमराह करने का काम करते हैं। और कहीं कहीं लोग गुमराह हो जाते हैं। तो आसाम वालों ने भी देखा कि सरकार तो यहाँ पे रह ही गई है, तो वो नहीं बदलना चाहा, उन्होंने नहीं बदला। तो ये हर कोशिश करते हैं हर जगह की, इनकी अपनी तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। इनका ये है कि कैसे तोड़ फोड़ के काम किया जाए। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने शुभेंदु को लिया, शुभेंदु को लेने का मकसद इनका ये था, बल्कि मैं तो सलाम करूंगा हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी की दूरदर्शिता पे, कि उनको पहले से ही आभास हो गया था कि ये लोग शुभेंदु के साथ कुछ काम कर रहे हैं, और अगर सरकार में नहीं भी आएंगे तो शुभेंदु को हम जो भी इलाका देंगे, जो भी एमएलए देंगे, वो जीत कराएंगे। तो शुभेंदु वो सारे एमएलए को ले जाकर बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए उनकी मनमानी सीटें उनको नहीं दी गई और वो छोड़ कर चले गए। बल्कि ये हम लोग को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ममता बनर्जी की यहाँ की दूरदर्शिता अच्छी थी। बाकी तो
मैं और दूसरे लोग पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा जी। यही है कि ममता बनर्जी की अब ये जो सरकार बनने के बाद 2024 में अब हम ही उनको चैलेंज दे सकेंगे, और हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में और भी कोई है मोदी जी को चैलेंज देने वाला, और हम चल तैयार हैं कि अब हम ही उनको यहाँ से बंगाल से बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है कि ममता बनर्जी वाकई में ताकत दिखाई है बंगाल में। आप एक चीज देखिए कि इन्होंने हमारे जो बहुत से लोगों को तोड़ कर लेके, जिसमें राजीव बनर्जी स्टार कैंपेनर थे, स्टार कैंडिडेट थे, रथिन चक्रवर्ती हावड़ा से थे, वैशाली दालमिया हावड़ा से थी, प्रवीण घोषाल हुगली से थे, सब्यसाची जो विधाननगर के थे, ये इन सब लोगों को लेकर यहाँ से गए, कि कोई मेयर था तो कोई मंत्री था, उन सबको छुड़वा कर लेके गए, सब बात इन्होंने दिखाए, और आज जाने के बाद ये लोग कोई जीत नहीं रहे, सारे के सारे लोग हार रहे हैं। तो इन लोगों के पीछे से ममता बनर्जी की फोटो हट जाने के बाद ये लोग कहीं के नहीं रहे, इन लोगों की कोई पिक्चर ही कहीं नहीं। बिल्कुल। तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर ममता बनर्जी नहीं है तो ये लोग कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ब्रजेश जी लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जबकि केरल में भी एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए वर्मा साहब, हर स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिटिकल स्थिति होती है। लेफ्ट के साथ हमने बंगाल में इलेक्शन लड़ा था, वहाँ की लोकल लीडरशिप की नाम। जहाँ तक केरल की बात थी, केरल में कांग्रेस भारतीय कांग्रेस, और केरल के अंदर की स्थिति अलग है। वहाँ की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ की जो भौगोलिक परिदृश्य है वो बिल्कुल भिन्न है। और केरल सभी के स्टेट में जो राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर, कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़के, कांग्रेस ने वहाँ पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, और उस इलेक्शन में हार जीत तो देखिए दोनों से एक होता है, हार होगा या जीत होगा, उस पर बैठ के आदमी एनालिसिस करेगा। लेकिन कांग्रेस अच्छी फाइट किया, बावजूद इसके हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी संक्रमित हो चुके थे कोरोना से, इसके हो गए थे, और प्रियंका जी ने इन देशों को जाने की कोशिश किया तो आसाम या केरल में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग मैंने प्राकृतिक सपोर्ट में आए, उसको कुछ नहीं कह सकते कोरोना की वजह से। लेकिन कांग्रेस अच्छा लड़ाई लड़ी है केरल के अंदर भी, और कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ेगी आसाम के अंदर। हार जीत तस्वीर के दो पहलू होते हैं। लेकिन अगर आप आसाम की टोटल बात करें तो 126 विधानसभा सीटों में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कोशिश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का वहाँ पे लॉस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताई थी कांग्रेस 39 सीटें थी, 45 सीटें, हम तो प्लस में है। हाँ, जो बीजेपी है वो सरकार बहुमत से बना ले या सरकार उनकी बन जाएगी, ये बिगड़ सकते है। लेकिन हमारे वोटा परसेंटेज घटे नहीं है, ना आसाम में घटे हैं ना केरल में घटे, तो इसको एनालिसिस तो रात तक जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे सब पार्टी बैठ के करेगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पूरे के पूरे चुनाव का केंद्र, एक बड़ी खबर बता दूं ब्रजेश पांडे जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। केरल में अब लेफ्ट 90 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 45 पे, अन्य 5 पे। और एक और बड़ी खबर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पुडुचेरी की बात की जाए तो 17 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, 11 भाजपा प्लस गठबंधन, और कांग्रेस से जो है 11 सीटों पे एमएमके को एक भी सीट नहीं मिली है, अन्य को 1 सीट मिली है। पूरी बात करिए ब्रजेश जी आप अपनी बात। हाँ, मैं आपको वही कह रहा था कि पिछले इलेक्शन में भी एलडीएफ जो है केरल के अंदर 83 सीटों में जीता जी, तो 83 सीटों में जीतने की स्थिति जो अगर कहीं भी 83 सीट जिसके पास रही हो और वो फिर से उसके पास केरल के अंदर तकरीब 90 सीटें आ रही हैं, तो ठीक है, उनका ठीक है। लेकिन हम 30 सीट में हमारी भी सीटें बढ़ी हैं, तो केरल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे अधिक जो हमको मैंने जिस पर चिंतन करना चाहिए वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लेकर के कांग्रेस का के साथ इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा था, और वहाँ पर अभी जो स्कोर बोर्ड में दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे, उस पर लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें दिख नहीं रही हैं, तो इस पर ये चिंता का विषय है। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके आपस में चिंतन मनन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने वहां से पूरी तरह से निग्लेक्ट किया, क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी तंत्र, केंद्रीय तंत्र झोंकने के बाद भी आप 100 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं,
ये आपके लिए चिंता का विषय आपके लिए है, जिसके हाथ में केंद्र के सत्ता एक बड़ी खबर आ रही है, बीच में रोकूंगा ब्रजेश पांडे जी। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी लगातार लीड कर रहे हैं। लगातार पहले चरण की मतगणना से बात की जाए तो लगातार शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। फरीद जी क्या कहेंगे आप, पहली चरण की मतगणना से लेकर अभी तक लगातार लीड कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? जी, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है जी। लास्ट रिजल्ट में देखिएगा, हम निकल के आएंगे। अभी वो ब्लॉक नंदीग्राम ब्लॉक 1 का खुला हुआ है, ब्लॉक 2 है, वहाँ 2 ब्लॉक हैं। दूसरा वाला खुलेगा तो देखिए हमारी लीड निश्चित तौर पर सामने आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, फरीद जी ठीक कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी की जो स्थानीय कंस्टिट्यूंसी है वो कंस्टिट्यूंसी उनकी भवानीपुर है। नंदीग्राम तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देने के बाद स्वीकार कर लिया था नंदीग्राम चुनाव लड़ना। और नंदीग्राम ममता दीदी की कंस्टिट्यूंसी नहीं थी, नंदीग्राम तो सुरेंद्र अधिकारी और उनके परिवार की कंस्टिट्यूंसी थी। वहाँ चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहे हो, चाहे असेंबली इलेक्शन रहे हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन रहे, उनके चाचा उनके ताऊ वही लोग चुनाव जीत करके आते रहे। उसके बाद भी ममता दीदी जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आके कह रहे थे कि ममता दीदी वहां से 50,000 वोट से चुनाव हारेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और फरीद जी ठीक कह रहे हैं कि अभी जब रूरल एरिया की पेटी खुलेगी, वो पोल खुलेगा, तो वहां पर ममता दीदी स्कोर करते हुए दिखेंगी। अभी भले आपको जो शहरी एरिया में भारतीय जनता पार्टी जो रहती है, शहरी एरिया में आरएसएस का टन काम करता है, वहाँ पर इनकी वजह से ये लीड करके दिख रहे हैं सुरेंद्र अधिकारी। लेकिन जब ग्रामीण अंचल की पेटियां खुलेंगी तब ममता दीदी चुनाव जीत परिणाम अपने पक्ष में लाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। जसविंदर जी, केरल विधानसभा सीट की वोटों की गिनती लगातार जारी है। 140 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एलडीएफ गठबंधन 90 सीटों पर आगे चल रहा है। यूडीएफ गठबंधन यूडीएफ की जो 45 सीटों बढ़त है, अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा भी लीड कर रही है 3 सीटों पर। तो एक हिसाब से कहा जाए, क्या केरल में भाजपा जो पिछली बार कहना चाहिए 1 सीट थी, अब 3 सीटों पर लीड कर रही है? जसविंदर जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं वो 90 सीटों के बारे में भी कह रहा हूँ और इन 3 सीटों के बारे में भी कह रहा हूँ कि अभी जो ट्रेंड है जी, उस ट्रेंड के हिसाब से जो हमें लगता है कि जब आखिरी परिणाम आएंगे उस परिणाम के हिसाब से बीजेपी। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? लेफ्ट कितनी सीटें जीत रहा है केरल में? नहीं, हमारे हिसाब से तो हमें जो लगता है कि हमारी 90+ होंगी, नंबर 1। और दूसरा जो है कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो है कि जब आखिरी चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें जो है कि बीजेपी को धक्का लगेगा, नंबर 1। दूसरा जो है कि जहाँ तक पूरे इन सारे चुनाव का सवाल है, आपने कहा था बंगाल में मिलकर लड़ने की और वहाँ पर आमने सामने लड़ने की केरल की जो बात की थी। देखिए, हम जब एक मुख्य खतरा मानते हैं कि इस समय जिस प्रकार जो है देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिस प्रकार जो है कि उदारीकरण की नीतियां जो है कि देश को, मजदूर वर्ग को, किसानों को बर्बाद करने की नीतियां जब लागू की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जाना बहुत जरूरी है। केवल बंगाल की बात नहीं है, हमने जो है कि बिहार का जो पिछला चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में जो एक गठबंधन का हिस्सा थे। तमिलनाडु के अंदर भी जो है कि स्टालिन के नेतृत्व में, डीएमके के नेतृत्व में कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, और असम के अंदर भी जो है कि वो चुनाव जो है कि मिलकर लड़ा जा रहा है। तो हम मिलकर जो है कि जो बड़ा खतरा है उस खतरे को हराने की कोशिश है। बंगाल के बारे में अभी ये जब अंतिम परिणाम आएंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि हमारा अगर वोट मतलब जो है कि चुनाव में हम सीट मिली है कि नहीं मिली, लेकिन उसमें वोट पर परसेंटेज हमारा बड़ा है कि कम हुआ है, उससे ये बात सामने आएगी कि उससे हम अगला जो है कि अपनी समीक्षा करेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर इन सारे 5 विधानसभा के चुनाव के अगर ट्रेंड देखे जाए तो उन ट्रेंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि लगातार वो जीतेगी और इससे जो है कि इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो जीत पे ब्रेक लगाया है। और फिर हम कह रहे हैं कि बंगाल की जो चर्चा है वो 2016 से नहीं होनी चाहिए, 3 से 80 पे नहीं होनी चाहिए, 121 से 80 पे आई है, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और कुल मिलाकर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनावों के अंदर 5 विधानसभा के अंदर धक्का लगा है। बिल्कुल। तमिलनाडु की बात की जाए तो डीएमके 132 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। एडीएमके की बात करें तो 58 में 98 सीटों पर बढ़त बना के चल रही है। और ये जसविंदर जी, ये चुनाव जैसे अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो पहला चुनाव है जो कि इस बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर लड़ा जा रहा है चुनाव। जी जी जी। और यहाँ पर डीएमके लगातार बढ़त बना रही है।
क्या कहेंगे हाँ आप? भैया जी, हम यही कहेंगे कि मतलब जो है कि जो हम जो बड़े जो करिश्मेटिक नेता थे वहाँ के, वो दोनों जो है कि इन चुनावों के अंदर, इन चुनाव में गायब थे। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हुई। लेकिन वहाँ पर जो है कि जिस प्रकार पिछले जयललिता जी के जाने के बाद जिस प्रकार वहाँ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई, या भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिस तरीके से जो है कि अपने हिसाब से जो है कि वहाँ की सरकार को तोड़ने मरोड़ने की, अपने पक्ष में करने की कोशिशें की, तो उस सबसे जो है कि वहाँ की जनता काफी आहत थी। और इसलिए जनता ने जो वहाँ पर जो है कि निर्णायक जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन को निर्णायक हार दी है। हालांकि जो जिस प्रकार बताया जा रहा था उसके हिसाब से तो और ज्यादा बड़ी हार होनी चाहिए थी, और संभव से हो सकता है कि जब तक चुनाव परिणाम आए और ज्यादा बड़ी हार हो जाए। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जो है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ तोड़ की जो नीति है और उसको और वहाँ की जो जनता है और वहाँ की जनता की जो अपनी द्रविड़ संस्कृति है, जिस संस्कृति को लेकर, जिस भाषा को लेकर वो आगे जनता आमतौर पर बहुत संवेदनशील रहती है, उसी संवेदनशीलता का परिणाम है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी और उसके साथ जो कि AIADMK को भी सजा दी है, दोनों को हराया। फरीद जी, एक बड़ी बात है, जैसे कि लगातार कहा जा रहा था कि बंगाल चुनाव में 9 एग्जिट पोल हुए थे और 9 एग्जिट पोलों में कोई भी कहना चाहिए कि इस चीज़ को नहीं बता पा रहा था। सब बात कर रहे थे कि कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। कई एग्जिट पोल थे जो भाजपा का बहुमत बता रहे थे, कई एग्जिट पोल थे जो TMC का बता रहे थे। अगर बंगाल के चुनाव की बात की जाए फरीद जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जिट पोल बंगाल चुनाव को बिल्कुल एक्यूरेट बात बता पाया है। हम लोगों ने अपना पार्टी का एक इंटरनल सर्वे किया था जी, उसी बेस पे ही मैं आपको ये बातें बता रहा था कि हम लोगों का कितना सीट आने वाला है जी। रही बंगाल की जनता की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की जनता की सोच एक अलग सोच है। बिल्कुल, वो क्या करेगी, क्या कुछ करने वाली किसी को बताएगी नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने कहा था कि इस बार महिलाएं बहुत ज्यादा निकली हुई हैं, बिल्कुल, और वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो इनकम नीति होती है जी। तो मैंने आपको यही बताया था ना कि देखिए वो महिलाएं भी जो निकली हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो महिलाएं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ के लिए निकली है, बांग्ला निजर में के चाहे उनके लिए ही। तो उन्होंने जो महिला वोटर, जो साइलेंट वोटर थी, उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, वो चुपचाप से आके अपना काम करके चली गई। बस इसी चीज का हमको फायदा मिला है, और बंगाल की जनता जो करती है वो किसी को बताती नहीं। अच्छा, मथुरा वोटों पे बड़ा फोकस था भारतीय जनता पार्टी का, कहें कि एम फैक्टर, लगातार कहा जा रहा था एम फैक्टर काम कर रहा है। और इस बार अगर फरीद जी बात की जाए, जब भाजपा टिकट बांट रही थी तो उस समय ऐसा माहौल बना कि भाजपा कार्यालय पे पथराव हुआ, लोगों में असंतोष दिखा, पार्टी के लोग, ऐसा पहले चुनाव में नहीं देखा गया। जैसे कि कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में दिखी इस बार पश्चिम बंगाल में। एक्चुअली इन्होंने यही सोचा था कि ये बाहर से लोग लाके, या बाहर से इन द सेंस के दूसरी पार्टी से, कांग्रेस से, TMC से या लेफ्ट से लोगों को तोड़ के लाके मिले बना के सीटें जीत जाएंगे। तो जो इनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी को इतने दिन तक संभाल कर रखा, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। तो उन लोगों का अपना रोष था जो निकल रहा था, और उन लोगों ने भी, बहुत से लोग बैठ गए, उन्होंने पार्टी में काम नहीं किया है, उसका भी परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि 2019 में जब ये 18 सीट लेके चले आए, तो इन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय वो श्री मुकुल राय जी को जाता है, जिन्होंने अपनी भरपूर मेहनत करके हमको 18 सीटें दिलाई। और इस बार उन्होंने मुकुल राय जी को एक कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA बनाकर वहीं पर, कहने का जो शब्द बोलते हैं, गैराज कर दिया। उनको उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दिया, वो कहीं प्रचार के लिए नहीं गए, और इन्होंने सब जगह प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी को भेजा। जी। तो इससे अच्छा ये समझ लीजिए कि आपने जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टी को बनाया, दोबारा उन लोगों को आपने साइडलाइन कर दिया। नए नए लोग, राजीव बनर्जी आपको मिल गए, सब्यसाची आपको मिल गए, शुभेंदु आपको मिल गए, तो आपने सबको स्टार प्रचारक बना के सब जगह घुमाना चालू कर दिया। तो इनके पुराने जो वर्कर थे सब चुपचाप होकर बैठ गए। तो बहुत से लोगों ने वोट नहीं देने या वोट नहीं कराने का काम भी किया है, शायद इनको इसका भी नुकसान हुआ। फरीद जी, एक सवाल, कितनी सीटें शाम तक आने की उम्मीद है? देखिए 210 तो हमारा शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, लेके आ रहे हैं जी, और 80
के अंदर अंदर ये लोग रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फरीद जी और जसविंदर जी आप जुड़े थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और साथ में हमारे ब्रजेश पांडे भी जुड़े थे। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी अब लगातार हम बात कर रहे थे बंगाल चुनाव की, और जिस तरीके से बंगाल चुनाव में कहना चाहिए आंकड़े, अब टीएमसी लगातार 200 का आंकड़ा पार कर रही है। ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए थे हमारे साथ। ब्रजेश जी अब क्या कहेंगे आप कि इस बार बंगाल में खेला हो गया? मतलब चलिए, लगता है ब्रजेश जी से हमारा संबंध कट गया। लगातार हम बने हुए हैं चुनाव 2021 के परिणामों पर, लगातार हम आपको खबर दिखा रहे थे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े थे। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे और बताएंगे आपको कि आगे जो है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में टीएमसी 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर बात की जाए और 4 राज्यों की बात की जाए, लगातार हम जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं आप लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं अभी फेरबदल होने वाला है। चूंकि अभी देखा जाए तो बढ़त बनाने की बात, केरल में बात करें तो लेफ्ट 90 पे, कांग्रेस 45 पे, अन्य 5 पे। बंगाल की बात करें तो टीएमसी 202 सीटों पर, बीजेपी 87 सीटों पर, लेफ्ट 1 सीट पर। अभी तक लेफ्ट का लग रहा था एक भी सीट नहीं आएगी। 203 सीटों पर अब टीएमसी दिख रही है। लेफ्ट का भी अपना खाता खुल गया, 1 सीट पर लेफ्ट बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु की बात की जाए तो एडीएमके 99, डीएमके 131। यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। एडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अन्य 4, असम की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार फिर से यहां पर बनती नजर आ रही है, क्योंकि असम में बीजेपी लगातार 81 सीटों। पुडुचेरी की बात की जाए तो एनडीए 10 सीटों पे, यूपीए 3 सीटों पे, 1 अन्य पे। लगातार नए अपडेट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे।